हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट का 2020 और 21 का क्वेश्चन पेपर आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए, जिसमें हमारे टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, दो नंबर के। और सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्री फार्मुलेशन स्टडीज। तो प्री फार्मुलेशन जैसे कि आपको नाम से ही असर पड़ रहा है कि फार्मुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाना। जैसे दाल चावल बना रहे हैं तो दाल चावल को बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे कि फार्मुलेशन। मतलब क्या करें, दाल को बना रहे पका रहे तो उसको बोलते हैं फार्मुलेशन। उसी प्रकार से प्री फार्मुलेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब दाल बनाने के लिए हमको दाल की आवश्यकता होगी, आलू प्याज टमाटर इसकी आवश्यकता होगी, ठीक है, धनिया मिर्चा की। लेकिन अब हमको ये देखना है कि वो जो धनिया मिर्चा हल्दी आप यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसी को बोलते हैं प्री फार्मुलेशन टेस्टिंग। सेम ड्रग में ऐसा होता है कि जो प्री फार्मुलेशन टेस्टिंग होता है वो हमको जो मतलब ड्रग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग यूज करने जा रहे हैं, उसको एक्सिपिएंट हो रहा है या एपीआई होगा तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। अनफार्मुलेट का ड्रग, मतलब इस अनफार्मुलेट ड्रग को आपको लिखना जरूरी है, कहीं भी आपको नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम फार्मुलेट कर चुके होंगे तो हमारा प्री फार्मुलेशन का कोई मतलब ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए अनफार्मुलेट ड्रग की फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज का डिटर्मिनेशन करना, उसके बारे में स्टडी करना, दैट्स अंडरगो द प्री फार्मुलेशन स्टडीज। अब इसको दूसरी तरीके से देखना चाहे तो द प्री फार्मुलेशन स्टडीज आर कैरी आउट प्रायर टू एक्चुअल फार्मुलेशन ऑफ द ड्रग। मतलब एक्चुअल फार्मुलेशन, जैसे आप कोई ड्रग बना रहे हैं, जैसे पैरासीटामॉल बना रहे हैं तो पैरासीटामॉल के ड्राई कंप्रेशन मेथड, ब्रेड ग्रेजुएशन मेथड आपको पता है, तो ठीक है, वहां पर आप बना रहे हैं पैरासीटामॉल, ये आपको पता है कि आपको बुखार कम करेगा। लेकिन जैसे कोई नई ड्रग लीड कंपाउंड, जैसे फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, वो उसके आपको क्या करना है, फार्मुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी हम देखेंगे प्री फार्मुलेशन टेस्टिंग करेंगे कि क्या उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, तो इसी को बोलते हैं प्री फार्मुलेशन स्टडीज। वही चीज मैंने आपको समझाया, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी प्री फार्मुलेशन इज अ फेज ऑफ रिसर्च। मतलब क्या है, एक रिसर्च का फेज है। फेज का मतलब क्या माने कि एक पहलू है। एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, और एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। भाई आप दाल बना रहे हो, उससे पहले हल्दी मिर्चा धनिया इकट्ठा करें तो क्या डेवलपमेंट प्रोसेस है पकाने के लिए। वेयर द प्री फार्मुलेशन टाइम्स मतलब साइंटिस्ट होते हैं कैरेक्टराइज द फिजिकल केमिकल एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द न्यू ड्रग या लीड कंपाउंड। लीड कंपाउंड का मतलब होता है जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव ड्रग होते हैं, और इसमें हमारे न्यू ड्रग में से एक्सिपिएंट वगैरह भी आ सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, हाउ ड्रग आर क्लासिफाइड एज पर दी बीसीएस। बीसीएस का मतलब होता है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसके आधार पर आप कैसे ड्रग को बांट सकते हैं, तो ये हमारी परमेबिलिटी एंड सोलिबिलिटी के आधार पर इसमें ड्रग को बांटा जाता है। जैसे किसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी परमेबिलिटी कम होगी, सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, इसके आधार पर। तो जो ये हमारा बायो फार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, इसमें हम ड्रग को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द न्यू ड्रग। नॉट न्यू ड्रग नहीं, ड्रग सब्सटेंस। इसमें हमारे 4 क्लास होती है। क्लास फर्स्ट में होती है सॉल्युबिलिटी, इसकी हाई होगी, और परमेबिलिटी भी इसकी हाई होगी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको अमाउंट ऑफ ड्रग डेट डिजॉल्व इन द वाटर, मतलब कितने अमाउंट ड्रग की आपकी आवश्यकता हो रही है कि जो कि मतलब वाटर में आपको डिजॉल्व करना है। उसी प्रकार से सॉल्युबिलिटी उसकी हाई होगी, परमेबिलिटी भी हाई होगी। मतलब जैसे ही आप पानी में वाटर में डालेंगे वो तुरंत सॉल्युबल हो जाएगा, एक्वस या नॉन एक्वस दोनों में। परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में जाना, जैसे आपकी बॉडी के अंदर हो गया, ठीक है, ऑस्मोसिस डिसोल्यूशन जैसे आप जानते हैं। क्लास सेकंड में होता है सॉल्युबिलिटी, जिसकी लो होती है लेकिन उसकी जो परमेबिलिटी होती है वो हाई होती है, जैसे लाइपोफिलिक ड्रग वगैरह होती है, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद क्लास थर्ड में जो आपकी आती है जिसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी लेकिन परमेबिलिटी इसकी लो होगी। और क्लास फोर्थ में जो आपका लो इसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी हो जाएगी और परमेबिलिटी भी आपकी लो हो जाएगी। तो ये हो गए 4 डिफरेंट क्लासेस। इसके आधार पर हम बीसीएस क्लासिफिकेशन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइंडर इन द मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट। देखिए बाइंडर का मतलब क्या होता है, ऐसे एजेंट दो चीजों के आपस में बांध के रखते हैं। तो आप सीधा मतलब समझिए कि बाइंडर क्या होता है, बाइंडर ऐसे एजेंट होते हैं जो कि मटेरियल को आपस में बांध कर रखते हैं। तो वही द बाइंडर आर द यूज्ड टू बाइंड द पाउडर मटेरियल टुगेदर, मतलब साथ साथ में, टू प्रोड्यूस ग्रेन्यूल्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टैबलेट। मतलब कहना कि एक प्रकार के ग्रेन्यूल्स बना लेना और क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ बना। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे आप टैबलेट बनाते हैं ड्राई कंप्रेसर मेथड से, मतलब कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस में क्या करते हैं आप उसको क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद क्या बन जाती है, एक टैबलेट बन जाती है। लेकिन आपने क्या ये सोचा कभी कि जो टैबलेट होता है, टैबलेट के अंदर क्या होता है जो उसको बाइंड रखता है, जैसे बाई चांस मतलब कुछ है, जैसे मिट्टी ही आप ले लीजिए, तो मिट्टी को क्या करता है जैसे कंप्रेस करते हैं पीटते हैं, लेकिन जैसे वो सूखेगी वो फिर से टूट जाएगी। लेकिन अगर हम उसके अंदर अच्छे बाइंडर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारी वो टूटेगा नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे ये मतलब मटेरियल है, मटेरियल का बाइंडर का यूज किया, ये क्या हमको तो टैबलेट बना दिया, और या तो हमको छोटे छोटे यहाँ पे ये ग्रेन्यूल्स बना के दे दिए। देखिए ये जो पार्ट है ना इकट्ठे हो गए, इसी को बोलते हैं बाइंडर, ठीक है। बाइंडर का मतलब जो 2 या 2 से अधिक
पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखे, दैट्स नोन एज बाइंडर, और उसकी जो फिजिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है उसको भी वो बढ़ाएगी। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टार्च हो गया, ट्रगाकंत हो गया, जिलेटिन हो गया, मेथाइल सेल्यूलोज हो गया, पॉलीविनाइल अल्कोहल हो गया। तो इसे हमारे क्या होते हैं, हमारे एक अच्छे बाइंडर होते हैं। मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया जो कि एब्जॉर्बेंट की तरह से भी यूज किया जाता है, बाइंडर के तरीके से भी यूज किया जाता है। उसके बाद आता है डिफाइन सुपर डिसइंटीग्रेटिंग विक एग्जाम्पल। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, विखंडन। जैसे आपने यहाँ पे बाइंडर पढ़ा, बाइंडर जोड़ने का काम कर रहा है, उसी प्रकार से जब बाइंडर टूटेगा तो जो हमारी इतनी बड़ी ड्रग होगी वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगी। क्योंकि अगर इतनी बड़ी ड्रग आपके पेट के अंदर जाएगी, स्टोमच के अंदर जाएगी, तो ये डायरेक्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दे पाएगी, आपकी सेल मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में टूटना पड़ता है, तो वही डिसइंटीग्रेट होता है। तो दिस सुपर डिसइंटीग्रेट आर दी सब्सटेंस और द मिक्सचर सब्सटेंस, मतलब ये सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर सब्सटेंस होते हैं, एडेड इन द टेबलेट फार्मुलेशन, मतलब टेबलेट के फार्मुलेशन में ऐड किया जाता है, जो क्या करता है, व्हिच फैसिलिटेट ब्रेकअप ऑफ द टेबलेट इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब जो हमारे टेबलेट होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करता है, वही हमारा होता है सुपर डिसइंटीग्रेट व्हेन कम इन कांटेक्ट विद द जीआईटी फ्लूइड, जब वो जीआईटी फ्लूइड के अंतर्गत काम करता है, इसी को बोलते हैं सुपर डिसइंटीग्रेट। अगर डिसइंटीग्रेट बोलते हैं तो यहाँ पर आपको जीआईटी फ्लूइड हटा देना है, सिंपल ही आपको बताना है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि पार्टिकल को या टेबलेट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, डिसइंटीग्रेट। और सुपर डिसइंटीग्रेट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपके जीआईटी फ्लूइड के साथ कॉन्टामिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके टेबलेट पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेल्यूलोज स्टार्च हो गया, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हो गया, एल्जिनेट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वेरियस साइज ऑफ द कैप्सूल फॉर ह्यूमन आई, मतलब कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के लिए, आई ने यहाँ पे ह्यूमन बीइंग लिखी है, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या डिफरेंट साइज है कैप्सूल्स के। तो कैप्सूल आर क्या होता है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कैप्सूल होते क्या। तो कैप्सूल होते हैं सिंगल यूनिट डोसेज फॉर्म होते हैं विच कंटेन वन और मोर देन वन मेडिकामेंट, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द कैप्सूल होते हैं वो सिंगल यूनिट डोसेज फॉर्म होते हैं जिनके अंदर मेडिकामेंट या मेडिकामेंट्स, अब देखिए यहाँ पर समझ में, मेडिकामेंट का मतलब क्या होगा, सिंपल एक ड्रग, और मेडिकामेंट्स का मतलब क्या हो गया, उसमें कई सारी ड्रग्स का यूज किया गया। तो कैप्सूल हमारे ऐसे सिंगल यूनिट डोसेज फॉर्म होते हैं जो कंटेन के होते हैं एक या एक से अधिक मेडिकामेंट इनटू द सेल ऑफ द बॉडी, मतलब सेल मतलब एक आप जैसे हार्ट जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन की सेल होती है उसके अंदर। अब इसका साइज के बारे में बात करें तो साइज जो इसका होता है वो टोटल हमारे होता है 000 जो कि सबसे लार्जेस्ट होता है, जिसमें हम 1.37 इसका वॉल्यूम होता है। 00 साइज में तो 0.95 वॉल्यूम होता है, 0 साइज का 0.68 वॉल्यूम होता है, एक का जो हमारा होता है 0.50 होता है, 2 का हमारा होता है 0.37 वॉल्यूम, और 3 नंबर कैप्सूल का हमारा होता है 0.30, और 4 नंबर का होता है 0.21 एंड 0.5 कैप स्मॉलेस्ट होता है सबसे, जिसका वॉल्यूम क्या होता है 0.15 वॉल्यूम के करीब में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लूम स्ट्रेंथ। अब देखिए ब्लूम स्ट्रेंथ को आप यहाँ से मत समझिए, सीधा समझिए, जैसे आपको पेंसिल सामने रख रही है, ठीक है ना। अब इसकी जो कड़कनेस है, मतलब जो आप समझ रहे हैं कि टूट नहीं रहा, स्टिफनेस है, इसी को बोलते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ। जैसे आप इसकी जगह पर कैप्सूल मान लीजिए, ये कैप्सूल की सेल है, अब ये कैप्सूल की सेल की जितना ज्यादा मतलब ब्लूम स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा ये हार्ड होगी, उतनी ही जल्दी ये टूटेगी नहीं, उतनी ही ज्यादा इसकी क्या होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो वही होता है ब्लूम स्ट्रेंथ। तो ब्लूम स्ट्रेंथ मेजरिंग द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्स लिंकिंग व्हिच अकर बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल। देखिए अब देखिए ये पेंसिल है, पेंसिल में क्या आपके छोटे जैसे लकड़ी के बुरादे पड़े हैं, ठीक है, बुरादे पड़े हैं। अब ये बुरादे क्या आपस में क्या, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, जो आपस में एक दूसरे को जोड़ दे, सेम मटेरियल को आपस में जोड़ दे, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो इसके अंदर क्या है, कोहेसिव, मतलब इस पार्टिकल के अंदर क्या है, कोहेसिव फोर्स लगा हुआ है, जिसका जैसे पेंसिल इकट्ठा बनी हुई है। अभी यही कोहेसिव फोर्स यहाँ से हट जाए तो क्या हो जाएगा कि हमारी पेंसिल बिखर के टूट जाएगी। सेम इसी प्रकार से जो इसकी निब होती है, जैसे निब आपको ऐसे रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये छूटने लगती है। तो यही होता है क्या, इसकी जो ब्लूम स्ट्रेंथ है वो कम है एज कम्पेयर टू इस पेंसिल की। तो वही जो हमारी हार्ड जिलेटिन या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, फिर बेसिकली हमारे हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन दोनों के लिए होती है। तो जो उसकी कड़कनेस होगी, मतलब उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स होगा, उसकी लिंकिंग को हम बोलते हैं क्या, ब्लूम स्ट्रेंथ। तो फिजिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कैप्सूल सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लूम स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा उसका ब्लूम स्ट्रेंथ होगा उतनी ज़्यादा उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ होगी कैप्सूल की, वो भी हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी इन द पैरेंटल फार्मूलेशन, मतलब पैरेंटल फार्मूलेशन में जो हमारी आइसोटोनिसिटी होती है क्यों जरूरी होती है, इसके बारे में। तो सिंपल सा समझिए कि अगर आइसोटोनिसिटी अगर आपके मतलब बराबर नहीं होगी, आपके ब्लड के बराबर नहीं होगी, तो क्या कर देगा, हीमोलाइसिस कर देगी। हीमोलाइसिस
हेमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जो आपके ब्लड होंगे उस ब्लड में जो वाटर का अमाउंट होगा उसको क्या कर देंगे, आरबीसी के अंदर से वाटर के अमाउंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो मतलब आरबीसीज होंगी जिसका साइज कुछ इस टाइप से होता है वो कुछ इस टाइप से हो जाएंगे, मतलब एकदम स्प्रिंकलर टाइप से हो जाएंगे। तो आइसोटोनिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्रल बिकॉज द पॉसिबिलिटी दैट प्रोडक्ट में पेनिट्रेट रेड ब्लड सेल, मतलब कहने का क्या है कि जो आपके पेरेंट्रल प्रोडक्ट बाई सीधी सी बात है कि वो आपके रेड ब्लड सेल को मतलब पेनिट्रेट करेंगे तभी अपना वो कैरी होकर आगे जाएंगे। कॉज हीमोलाइसिस, मतलब हीमोलाइसिस का मतलब कहते हैं उसके अंदर जो वाटर होंगे, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर जो वाटर होंगे क्या कर देंगे, उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देंगे। एब्जॉर्ब नहीं करने देंगे तो जो हमारी सेल इस टाइप की थी वो हमारी सेल इस स्प्रिंकल शेप में हो जाएगी। इफ दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा दैट्स नोन एज टोन, मतलब जिसको बोलते हैं टोनिसिटी। सॉल्यूशन हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक, या हाइपोटोनिक कंडीशन आ जाएगी। अगर आइसोटोनिसिटी अगर पेरेंट्रल से फॉर्मुलेट नहीं कर रही है, मतलब दोनों सेम नहीं खा रही है, तो आपको हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक दोनों की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, उसका अगर आइसोटोनिसिटी ज्यादा होगी पेरेंटल प्रोडक्ट के तो आपको हाइपरटोनिक हो जाएगा, अगर आइसोटोनिसिटी कम होगी तो हो जाएगा हिप्नोटोनिक हो जाएगा। टोनिसिटी की बात करें, जैसे टोनिसिटी ज्यादा हुई तो हाइपरटोनिक, टोनिसिटी कम हुई तो हाइपोटोनिक, और आइसो हुई तो इसका मतलब क्या है, ब्लड के साथ साथ वो चलेगा। ठीक है, तो उसमें कोई भी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। उसके बाद आता है डिफाइन एसेप्टिक प्रोसेसिंग। एसेप्टिक का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी प्रोसेस या ऐसी फार्मुलेशन या द प्रोडक्शन ऑफ द स्टेरॉइड ड्रग, मतलब क्या करते हैं कि ऐसे ड्रग की प्रोडक्शन जो आप फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में करते हैं उसको बोलते हैं एसेप्टिक प्रोसेसिंग। तो दी प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड ड्रग प्रोडक्ट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर प्रोडक्ट कंटेनर एंड क्लाउजर, मतलब कहने का क्या है कि जैसे प्रोडक्ट कंटेनर भी होता है, क्लाउजर का मतलब क्या होता है, जैसे कंटेनर के अंदर क्लाउजर जो मटेरियल भरे होते हैं। हैज मीन सब्जेक्टेड टू स्टेरलाइजिंग मेथड, मतलब क्या होता है इसको स्टेरलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्या बनाया, टैबलेट बना रहे हैं, टैबलेट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं आप, उससे थोड़ा सा कैपिंग कर रखने के लिए, मतलब उसको प्रोडक्ट बनाने के रखने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए। तो अगर आप इसको स्टेराइल नहीं करेंगे, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो क्या, जैसे आप इसमें टैबलेट रखेंगे तो क्या करेंगे, वो टैबलेट जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाएंगे, कॉन्टेमिनेट कर जाएंगे। और जब कॉन्टेमिनेट कर जाएंगे तो सिंपल से बात है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा, जो ड्रग होगी वो खराब होती चली जाएगी। तो इसी को बोलते हैं एसेप्टिक प्रोसेसिंग। एसेप्टिक प्रोसेसिंग में ऐसी टेक्निक आती है जिसके अंतर्गत आप अगर पैकेजिंग कर रहे हैं या उसकी फिलिंग कर रहे हैं, मटेरियल की फिलिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंडीशन में होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म ड्रग नो हार्म, मतलब नो हार्मलेस, मतलब कोई भी आपके लिए हार्मलेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हार्मलेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोपेलेंट इन द एरियोसॉल सिस्टम, मतलब जो प्रोपेलेंट होता है उसका एरियोसॉल सिस्टम में क्या वर्क होता है। तो जो प्रोपेलेंट होता है वो क्या करता है, जो अंदर सॉलिड मटेरियल होते हैं या लिक्विड मटेरियल होते हैं या जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं उनको बाहर लाने का काम करता है बाय द प्रेशराइजिंग। तो जो प्रोपेलेंट आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एरियोसॉल फॉर्मुलेशन, हेल्प इन क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट प्रेशर, मतलब क्या करता है ये प्रेशर करता है। जैसे आपका ये कंटेनर है, ठीक है, अब इस कंटेनर में जो प्रोपेलेंट होगा प्रेशर कंप्लीट करेगा, मतलब प्रेशर, जब प्रेशर करेगा तो यहाँ के जो पार्टिकल होंगे बाहर जाने की कोशिश करेंगे, और जब बाहर की जाने की कोशिश करेंगे तो वाल के माध्यम से आपको बाहर ये मिल जाएंगे। तो हेल्प इन क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट प्रेशर इन द कंटेनर एंड एड इन एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे ऑफ फॉर्म, जैसे इसके अंदर जो भी फॉर्म होगा या फाइन पार्टिकल होगा उसको बाहर निकालने के लिए मदद करेगा। दे आर जनरली लिक्विड होते हैं या कंप्रेस्ड गैस होते हैं, या तो लिक्विड होंगे या तो उसके अंदर भरी हुई कंप्रेस्ड गैस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग। टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग का मतलब जैसे आपने कोई एंटीबायोटिक वगैरह देखी होगी तो उसमें क्या करते हैं, जैसे आप उसको खोलते हैं तो देखते हैं कि ऐसे करके वहां पे एक पन्नी की या किसी भी टाइप की लेयर लगी हुई जैसे कि उसके मटेरियल बाहर ना आ पाए, उसी को बोलते हैं टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग। ठीक है ना, तो टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग हैविंग वन और मोर इंडिकेटर, मतलब एक से अधिक इंडिकेटर होते हैं, बैरियर होते हैं टू एंट्री व्हिच इफ ब्रीड और मिसिंग, अगर ये मतलब ब्रीड होती है मिसिंग होती है, कैन रियरली बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड विजिबल एविडेंस टू कंज्यूमर दैट टेम्परिंग हैज ऑक्यूपाइड। सीधा सीधा मतलब समझे कि ये ऐसे मतलब ऐसे पैकेजिंग होती है जिससे कि जो कंज्यूमर होता है उसको अंदर और बाहर दोनों की चीजें दिखाई पड़े, इसी को बोलते हैं टेम्पर एविडेंट। टेम्पर का क्या मतलब, जैसे आप टेम्पर ग्लास लगवाते हैं, मोबाइल के अंदर टेम्पर ग्लास लगवाते हैं तो क्या उससे कोई आपके मोबाइल की स्क्रीनिंग पे फर्क पड़ता है, क्या कौन सा फर्क पड़ता है कि उसको केवल मजबूती मिलती है, और क्या बाकी आपकी कलरिंग वगैरह जो है सबको सब आपको मोबाइल की बिट निट्स वगैरह जो भी होती है वो एकदम आपको क्लियर दिखाई देती है। उसी प्रकार से टेम्पर एविडेंट में होता है कि इसको हम टेम्पर मतलब टेम्परेरी उसको क्या करते हैं, हम उसको पैकेज करते हैं जिससे कि बाहर का जो मटेरियल है वो साफ तरीके से दिखाई दे, अंदर के मटेरियल आपको सही से दिखाई दे विद जो भी आप उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल जो हनी वगैरह आता है, प्लास्टिक कंटेनर वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उस टाइप का आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरियस स्टेप व्हिच आर जनरली डन टू मेंटेन द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द टेस्ट। देखिए, टैबलेट के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से या कैप्सूल के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर फंसता है, और
पैरेंट्रल से भी फंसेगा, आप 2-3 तैयार कर लीजिएगा, टैबलेट, पैरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक, ठीक है ना। आप और कैप्सूल, इन 4 का क्वालिटी कंट्रोल देखिए। टैबलेट का तो आपका सेम ही हो जाएगा, उसके बाद कैप्सूल में 1-2 का फर्क होता है। उसके बाद आपका पैरेंट्रल में जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था, स्टेराइल टेस्टिंग वगैरह है, पायरोजन टेस्टिंग वगैरह है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पायरोजन की टेस्टिंग कर रहे हैं तो क्या करें, एनिमल को लेंगे, एनिमल को इंजेक्ट कराएंगे, उसके बाद उसके टेम्परेचर को मेजर आउट करेंगे। अगर बुखार हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा पायरोजेनिक है, अगर बुखार नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो पायरोजेनिक नहीं है। उसी प्रकार से हमारा डाइजेस्टिव मीडियम का यूज करते हैं, जैसे सोयाबीन कैसीन, लाल टेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये चल के भी हम थोड़ा इसके बारे में क्वेश्चन वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे और वहीं पर हम पूरा कंप्लीट कैप्सूल पैरेंट्रल का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जान जाएंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा टैबलेट और कैप्सूल के बारे में देख लेते हैं। तो जो टैबलेट होती है वो क्या होता है, जो टैबलेट होते हैं वो सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं। क्या उसमें क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो किससे, विथ या विदाउट एक्सिपिएंट। जरूरी नहीं है कि आप एक्सिपिएंट के साथ ही सॉलिड डोसेज फॉर्म इंटर करें, आप विदाउट एक्सिपिएंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेजेंट, मतलब कंप्रेशन टेक्निक के द्वारा इनको क्या कहते हैं, प्रिपेयर्ड का। जैसे टैबलेट पंचिंग मशीन आपने देखी, टैबलेट आपने बना रहे, टैबलेट क्या सॉलिड डोसेज फॉर्म है, उसके अंदर क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे पैरासीटामॉल है, अब पैरासीटामॉल के अंदर मैग्नीशियम स्ट्रिएट होगा, ठीक है, स्टार्च होगा, स्लरी होगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारे एक्सिपिएंट हो जाएगा जो फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव होते हैं। ये आपका हो गया टैबलेट। आप टैबलेट की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में बताने जा रहे हैं। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द टैबलेट। तो व्हेन फॉर्मुलेटेड, मतलब जब टैबलेट फॉर्मुलेट हो जाता है, बन जाता है, में अंडरगो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उसके अंदर कुछ ना कुछ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होती है, व्हिच अल्टर देयर बायो अवेलेबिलिटी, जो क्या करते हैं उसके बायो एबिलिटी को चेंज कर देते हैं। जैसे अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, उसकी थेरापेटिक इफेक्टिव मतलब एक्टिविटी घट जाएगी। दूसरी बात, अगर उसमें कोई फिजिकल चेंजेस आ गया, जैसे अगर वो तुरंत टूट जा रही है, उठाने पर टूट जा रही है, खाने पर तुरंत मतलब एकदम डिसइंटीग्रेट हो जा रही है, माउथ के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जा रही है, तो हमारी ड्रग सही नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि कोशिश कर रहा हूं मैं आपके टैबलेट व्हेन फॉर्मुलेटेड में अंडरगोज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस व्हिच अल्टर देयर बायो अवेलेबिलिटी टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम विद द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट विल बी परफॉर्म फॉर द एनी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, ठीक है। अब जो इसमें पहला जो हमारा आता है वो क्या है, वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन टेस्ट में आप क्या करते हैं, सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप क्या करते हैं कि आप टैबलेट ले लेते हैं 10, 5 जो भी आपको टैबलेट लेनी है वो ले लेते हैं। उसके बाद इसका फाइनल वेट निकाल लेते हैं। फाइनल वेट निकालने के बाद क्या करते हैं, आप जैसे देखिए आपने क्या किया, 500 mg की टैबलेट ली और 10 टैबलेट ली, ठीक। अब जब आपने 500 mg की 10 टैबलेट ली तो इसका टोटल वेट मान लीजिए 5 ग्राम आया, ठीक है। आप ऐसे समझिए, आपने क्या लिया, 10 टैबलेट लिया, 10 टैबलेट का कितना है, 50 ग्राम आया, ठीक है। अब आपने क्या किया, सिंगल जैसे 10 टैबलेट का, उसके बाद सिंगल आपने क्या किया, निकाल लिए। अब अगर आप इसका एवरेज बनाएंगे तो 5 ग्राम प्रति टैबलेट, 5 mg पर टैबलेट आना चाहिए, ठीक है, मतलब 5 mg या 50 mg पर टैबलेट आना चाहिए। तो आपने क्या किया कि सिंगल का लिया, मतलब सिंगल वेट किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया आपने एवरेज लिया, इसका क्या आया, 5 ग्राम आ गया, मान एग्जांपल के तौर पे। और वहीं आपने इसका क्या किया, जब आपने इस सिंगल डोसेज फॉर्म को मतलब सिंगल यूनिट को मापा तो ये आया 4.99 ग्राम, ये आया 4.98 ग्राम, ये आया 5.3 ग्राम। तो इसी को बोलते हैं वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि आपने एक्चुअल निकाला, एक्चुअल में उसको फिर मतलब मीन निकाला, मीन निकालने के बाद फिर आपने इंडिविजुअल टैबलेट को वे किया, इंडिविजुअल टैबलेट को वे करने के बाद फिर उसमें वेट वेरिएशन चेक किया। जैसे 5 - 499 तो इसमें कितना वेट वेरिएशन, 0.1 का आया, 0.01 का वेरिएशन आया। उसी प्रकार से इसी को बोलते हैं वेट वेरिएशन टेस्ट, ठीक है। तो यहीं पे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया। अब इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। एक कंपोजिट वेट ऑफ 10 टैबलेट इज डिटरमाइंड, मतलब 10 टैबलेट लेंगे, उसका फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे कि कितना वेट है उसका। दीज टैबलेट आर वेट थ्रू आउट द कंप्रेशन प्रोसेस, मतलब कंप्रेशन प्रोसेस से इसको वेट करेंगे। सिंपली आप इसी तरीके से समझिए कि वेट कर लेंगे, ठीक है। द कंपोजिट वेट व्हेन डिवाइडेड इनटू बाय 10 गिव्स, मतलब क्या कर देंगे, जो आपके 10 टैबलेट है ना, 10 टैबलेट को आप अलग अलग इंडिविजुअल क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। उसके बाद अलग करने के बाद क्या करेंगे, उसको वे कर लेंगे। वे करने के बाद कैलकुलेट फार्मूलेशन से कैलकुलेट करेंगे। जैसे वेट वेरिएशन करेंगे तो इंडिविजुअल वेट, मतलब इंडिविजुअल का वेट मतलब जैसे एक टैबलेट का वेट कितना है, 0.5 मान लीजिए, 4 ग्राम मान लीजिए। अब 5 ग्राम की टैबलेट थी लेकिन आपका आया कितना, 4 ग्राम। एवरेज वेट कितना आया था, 50 ग्राम उसके इंटू एवरेज वेट, फिर आप उससे गड़ा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वेट वेरिएशन निकल आएगा
उतना उसमें वेरिएशन हुआ। अगर आपको सिंपली अगर जैसे माइंडली करना है तो सिंपल से आप उसमें से उतना का घटा दीजिए, उतना आपका क्या हो जाएगा वो इतना घटा, लेकिन परसेंटेज में नहीं आएगा। परसेंटेज में करने के लिए आपको इस फार्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा वेट वेरिएशन टेस्ट के बारे में हो गया। उसके बाद आता है टेबलेट फ्राइबिलिटी टेस्ट। अब इसमें सिंपली समझ लीजिए करते क्या है, एक आपका फ्राइबिलिटी होता है। आपने अपने अपने लैब में देखा होगा कि एक फ्राइबिलिटी अपार्टेस होता है जो क्या होता है कि गोल गोल घूमता है, राउंडिंग करता है। तो हम क्या करते हैं सिंपली 10 टेबलेट लेते हैं, 10 टेबलेट को वे करते हैं, वे करने के बाद उसको एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के बाद हम क्या होता है जो फ्राइबिलिटी अपार्टेस होता है उसमें क्या करते हैं उस टेबलेट को डाल देते हैं, और डाल देने के बाद उसको 25 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से उसको हम घुमाते हैं। अब घुमाने के बाद जब वो 2-4 मिनट 5 मिनट घूमता है बहुत अच्छे से, उसमें क्या होती है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी पता चलती है। फिर उसमें क्या हो जाएगा जब एक दूसरे से टकराएंगे, मतलब जो टेबलेट होंगे जैसे ये मेरा हाथ है, ये एक दूसरे से टकराएगा तो अगर इसमें कुछ मटेरियल लगेंगे, पाउडर लगेंगे तो उड़ेंगे। तो उसी प्रकार से जो टेबलेट है, टेबलेट जब एक दूसरे से टकराएंगे या उसमें जो प्लास्टिक लगेगी उससे टकराएंगे तो क्या होगा उसमें से जो हमारे कुछ मटेरियल होंगे वो मटेरियल उसमें से कुछ ना कुछ झड़ेंगे, जिसको बोलते हैं झड़ना, जिसको बोलते हैं फ्राइबिलिटी। तो हम क्या करेंगे उसी टेस्ट टेबलेट फ्राइबिलिटी टेस्ट उसी प्रकार से करेंगे। तो आपने 10 टेबलेट ले लिया, 10 टेबलेट का एक्चुअल वेट कितना है 50 ग्राम आया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि 10 टेबलेट को फ्राइबिलिटी अपार्टेस में डाला, उसको क्या किया 5 मिनट के लिए कंटिन्यूअस रोटेशन दिया, घर्षण आया उस पर क्या हुआ फाइब्रेशन हुआ। अब फाइब्रेशन होने के बाद क्या हुआ कि जब आपने फिर से टेबलेट को बाहर निकाला तो उसका जो वेट आया वो मतलब आपने 50 ग्राम लिया था वो कितना आ गया 40 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर हम करो हमारा 10 ग्राम का लॉस हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो हमारी टेबलेट है वो ज्यादा फ्राइबिलिटी, इसका मतलब जो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो उतनी अच्छी नहीं है, इसी को बोलते हैं टेबलेट फ्राइबिलिटी टेस्ट। उसके बाद जो आपका इनिशियल वेट था उसको और फाइनल वेट को आप माइनस कर देंगे, यही इसी प्रकार से आपका ये क्या जाएगा फ्राइबिलिटी वैल्यू आ जाएगी। अब फ्राइबिलिटी वैल्यू जो होनी चाहिए कोई 0.5 to 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको फिर से आपको इनिशियल वेट से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आता है टेबलेट हार्डनेस। अब टेबलेट की क्या हार्डनेस है, अब हार्डनेस की इंपॉर्टेंस समझिए। जैसे हार्डनेस ज्यादा है, जैसे आप क्या कर रहे हैं टेबलेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हैं, तो आप उठा रहे हैं उसको रख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है टेबलेट अगर हार्ड नहीं होगी तो टूट जाएगी फूट जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं टेबलेट की हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। दूसरा अगर टेबलेट ज्यादा हार्ड है आप उसको इनटेक कर रहे हैं आपके स्टमच में क्या जाएगा, अगर ज्यादा हार्ड है तो वो क्या जाएगा डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाएगी, इसलिए भी हम टेबलेट का मतलब टेबलेट का हार्डनेस टेस्ट करते हैं। तो ये टेबलेट हार्डनेस आल्सो टर्मिनेट टेबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ, मतलब टेबलेट कितने प्रेशर पे आपका टूट जा रहा है इसको बोलते हैं टेबलेट हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। कंप्रेशन फोर्स मतलब जो कंप्रेशनल फोर्स का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर आपने ये किया, ये आपने पेंसिल तोड़ दी तो यहाँ पर क्या कितने कंप्रेशन का फोर्स लगा तो ये पेंसिल टूट गई, इसी को बोलते हैं कंप्रेशन फोर्सेस। पेंसिल भी गई यार, ठीक है। रिक्वायर्ड टू ब्रेक फ्रैक्चर द टेबलेट अप्लाई डायमेट्रिकली, उसको डायमेट्रिकली ये मतलब ऐसे करके ऐसे हम उसको तोड़ते हैं, ठीक है। और या अगर हमारे पास कोई अपार्टेस है तो उसको बीच में रखते हैं फिर ऐसे दबा देते हैं तो वो हमारी उसका स्ट्रेंथ पता चल जाती है, ठीक है। ए टेबलेट रिक्वायर्ड मतलब जो टेबलेट होता है रिक्वायर्ड टू पॉजेसेस सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट हार्डनेस होना चाहिए एज टू प्रिवेंट द चिपिंग ब्रेकिंग ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एज वेल एज यूज, मतलब यूजिंग के समय। अब इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग में क्या करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग में अभी आपको 5 रुपए की पेंसिल तोड़ के बता दी कि मैनुअल टेस्टिंग का क्या मतलब होता है। तो जो टेबलेट है हेल्ड बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड, मतलब ये सेकंड और थर्ड के बीच में ऐसे आप रखेंगे, उसके बाद इस उंगली से आप ऐसे कर देंगे तोड़ देंगे, मतलब ऐसे करेंगे ऐसे तोड़ देंगे, मतलब ये रखा आपने ये तोड़ दिया, तोड़ेंगे नहीं अब इस बार, ठीक है। ये रखा है ये इसको तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा ये मैनुअल टेस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद से हम देख लेंगे कि अगर तोड़ने के बाद जैसे ये पेंसिल है, अगर ये पेंसिल इस तरह जैसे टेबलेट मान लीजिए, अगर टेबलेट आपकी इस तरह से टूटी तो इसका मतलब टेबलेट सही नहीं है। अगर यही टेबलेट सिंपल टूटी जैसे काटा जाता है ना, ठीक है, वो एकदम क्लीन होता है, उस प्रकार से टूटती तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो आपकी टेबलेट है वो आपकी सही है, अदरवाइज वो अगर इस टाइप से टूट रही तो इसका मतलब वो टेबलेट हमारी गड़बड़ है, ठीक है। अब दूसरा प्रोसीजर देख लेते हैं मोनसाटो हार्डनेस टेस्टिंग मेथड के द्वारा। मोनसाटो आपका क्या होता है, एक प्रेशर मतलब प्रेशर अप्लाई करने वाला एक अपार्टस होता है, जैसे ये हमारा ये है तो हम बीच में इसके रख देंगे, बीच में रखने के बाद ऐसे उसको दबाएंगे, मतलब ऐसे आएंगे ऐसे रखेंगे और ये दोनों आपस में जाएगा और फिर बगल में आपका मीजरिंग प्रेशर लगा होगा, मीजरिंग प्रेशर में देखें कितना प्रेशर बन रहा है और टेबलेट आपकी टूट जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इतने प्रेशर पे ये टेबलेट टूट रही है। तो वही जो मोनसाटो इक्विपमेंट होता है ये आल्सो कॉल्ड स्ट्रोक हार्डनेस टेस्टर, द टेबलेट हेल्ड बिटवीन द टू नोट्स, मतलब दो नोट्स जैसे मैंने आपको बताया इस दो नोट के बीच में रखते हैं एंड प्रेशर अप्लाइड, और प्रेशर को अप्लाइड करते हैं या उसके नोब को मतलब नोड क्रेप को क्या करते हैं हम अप्लाई ऐसे दबाते हैं तो नोड मोर देन 40 मतलब उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो 400 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 400 से ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब टेस्ट जो हार्डनेस है उसकी वो बहुत ज़्यादा है। अगर 400 से या 450 मतलब 390 या 400 जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 350 से नीचे में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है जो हमारी टेबलेट है वो सफिशियंट हार्डनेस उसके अंतर्गत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है साइज एंड द शेप, मतलब उसके साइज और शेप के आधार पर। तो साइज एंड शेप ऑफ द टेबलेट इज डिजाइन टू अलाउ द रैपिड एंड कंसिस्टेंट प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे गोल चिपटे इस टाइप की। दिस साइज एंड शेप ऑफ द टेबलेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेंसिटी
ऑफ द ग्रेन्यूल्स। अब डेंसिटी कैसे, जैसे अगर उसकी डेंसिटी कम हुई तो इसका मतलब क्या जाएगा, उसकी हार्डनेस भी कम हो जाएगी। सॉरी, डेंसिटी कम हुई तो उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी, अगर डेंसिटी उसकी बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा जो टेबलेट होगा उसकी जो हार्डनेस होगी वो कम हो जाएगी। उसके बाद कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ऐसे मतलब पोटेंसी दिखते हैं उसकी कितनी पोटेंसी है। तो इन दिस मेथड बाय पोटेंसी ऑफ द टेबलेट कैन बी डिटरमाइंड एनालिटिकली, मतलब एनालिटिकली उसकी पोटेंसी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, बाई कंसिडरिंग द कंपोजिट सैंपल, ठीक है, मतलब जो कंपोजिट सैंपल है उससे मतलब क्या कहते हैं, कंसिडर करते हैं। द कंपोनेंट सैंपल फाइनली पाउडर, मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब आपका जो कंपोनेंट होता है, जो आपका सीधा टैबलेट होता है, ठीक है, टैबलेट को क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, एवरेज पोटेंसी उसकी टैबलेट की डिटरमाइन कर लेते हैं। अदर में जैसे आता है ऑर्गेनोलेप्टिक पैरामीटर में, जैसे उसकी कलरिंग कैसी है, ठीक है, ये सब भी आपका क्या है, क्वालिटी कंट्रोल है। अगर उसका कलर सही नहीं है तो इसका मतलब कलर वेरिएशन है, जैसे यहाँ पर टैबलेट मान लीजिए, यहाँ पे लाल कलर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये क्या है, कलर वेरिएशन है। तो ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारे मतलब क्या है, एक टैबलेट का डिफेक्ट भी मान सकते हैं इसको, या टैबलेट हमारी अच्छी नहीं बनी है, उसका अपेयरेंस सही नहीं होगा। उसके बाद उसकी फ्लेवरिंग एजेंट जो होती है, कलरिंग एजेंट होती है, ठीक है, और उसका जो टेस्ट वगैरह आता है उसकी वजह से अपीयरेंस टेस्ट, मतलब अपीयरेंस उसका देखने में कैसा है, कैसी दिख रही है, ये सब जो टेस्टिंग होती है वो भी हमारी क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत आती है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द एडवांटेज ऑफ द कैप्सूल एज डोसेज फॉर्म, मतलब डोसेज फॉर्म के तरीके से कैप्सूल का क्या क्या एडवांटेजेस होता है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ फिलिंग पाउडर इन द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, मतलब जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का फॉर्मुलेशन किया जाता है उसमें जो फिलिंग मैकेनिज्म होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको कैप्सूल क्या होता है, ये स्मॉल कंटेनर होता है जिसके अंदर बॉडी एंड सेल होती है। जैसे कैप्सूल कैसे होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी बॉडी हो गई, उसके ऊपर से हमारी क्या मतलब सेल और बॉडी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल आर डिफाइंड है, मतलब जो कैप्सूल का अगर डिफाइन करना चाहे तो सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म होता है, कंटेन एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ द मेडिकामेंट या मेडिकामेंट्स, ठीक है, इन द वाटर सोल्यूबल सेल, जो कि किसके बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। तो सिंपली अगर हम ये ऐसा बोलना चाहें कि जो कैप्सूल होता है हमारा वो सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म होता है, जो क्या कंटेंट किया होता है, एक्यूरेट क्वांटिटी किसी मेडिकामेंट या एपीआई की कंटेंट किया होता है, और एक सेल मतलब सेल बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होता है, जैसे इस टाइप की बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो बॉडी बनी होती है वो जिलेटिन की बनी होती है। अब इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। देखिए डोसेज फॉर्म के आधार पर इसने एडवांटेजेस मांगा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा एडवांटेजेस थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है कंज्यूमर एडवांटेज, मतलब कंज्यूमर एडवांटेज के हिसाब से आप क्या है इसका, जैसे आप इंटेक कर रहे हैं कैप्सूल का तो आपके हिसाब से उसका क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज, कैप्सूल आर इजी टू सॉल्व, मतलब कैप्सूल आसानी से निगली जा सकती है। क्यों, क्योंकि उसको जो स्लिपरी होता है वो ज़्यादा उसके नेचर में ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम तो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल मास्क द बिटर एंड अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ द सल्टन। जैसे आपने क्या लिया, ग्रेन्यूल्स लिया, ग्रेन्यूल्स का मान लीजिए टेस्ट नहीं अच्छा है तो आपने क्या किया, उसको एक सेल के अंदर फिल कर दिया। अब जब सेल के अंदर फिल करेगा तो ये आपको माउथ में जाएगा नहीं, आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा। बाकी पेट के अंदर जाए तब तो आपको स्वाद वैसे भी नहीं पता चलता है, हाँ अंदर से बाहर आ जाए तो उसकी बात दूसरी है, ठीक है। कैप्सूल आर इजी टू कैरी, मतलब इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, एंड कंपेयर टू अदर बल्कि लिक्विड डोसेज फॉर्म, जैसे सिरप वगैरह हो गया। कैप्सूल आर मोर एफिकेशियस एंड नॉन टॉक्सिक देन अदर डोसेज फॉर्म, मतलब जो इसकी टॉक्सिसिटी होती है वो कम होती है और इसकी जो एफिकेसी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। रेक्टल एंड वेजाइनल कैप्सूल आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द सपोजिटरी, मतलब सपोजिटरीज के हिसाब से इसको क्या कहेगा, मतलब सब्स्टिट्यूटेड उसके जगह पे इसका यूज किया जा रहा है। उसके बाद फार्मुलेशन एडवांटेज, मतलब अगर आप उसकी फार्मुलेशन करें तो उसका क्या एडवांटेज होता है। हाईली पोटेंट एंड टॉक्सिक ड्रग कैन बी इंक्लूड इन द कैप्सूल, मतलब ऐसे ड्रग जैसे कोई ऐसी जैसे ट्यूमर वगैरह की ड्रग होती है, कैंसर वगैरह की ड्रग होती है तो टॉक्सिक होती है, सेल के लिए टॉक्सिक होती है। अदर सेल को भी अगर नॉर्मल इंसान खा ले तो क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिक होती है। अगर माउथ में लग जाए तो टॉक्सिक होती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब हाईली पोटेंट या टॉक्सिक जो ड्रग होती है उसको कैप्सूल के अंदर बंद कर देते हैं, हैंडल करते हैं विदाउट एनी रिस्क ऑफ द साइड इफेक्ट, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कैप्सूल से थेरापेटिकली इनर्ट, जैसे कैप्सूल सेल होती है वो थेरापेटिकली इनर्ट होती है, जैसे जिलेटिन होता है उसका कोई भी थेरापेटिकली इफेक्ट नहीं होता है। नो स्पॉलेज विद कैप्सूल, मतलब कैप्सूल के साथ कोई भी प्रकार का स्पॉलेज नहीं होता है, जैसे ऑक्सीडेशन वगैरह। लेकिन अगर उसमें जैसे आप वाटर जैसे एयर कंडीशन में आता है, जैसे मॉइस्चर के कंडीशन में आएगा तुरंत वो स्पॉइल हो जाएगा, इसका डिसएडवांटेज भी है। दे आर परफेक्टली सुटेबल फॉर फिलिंग मेडिकामेंट फॉर डिलेड रिलीज, मतलब डिलेड रिलीज मतलब क्या हुआ कि जैसे उसके अंदर कोटिंग कर दी, कोटिंग करने के बाद जैसे आपने कैप्सूल ले ली, कैप्सूल के क्या आपको ऐसा चाहिए कि वो आपके स्टमच में ना जाकर के इंटेस्टाइन में एल्कलाई मीडियम में जाकर के वो क्या हो, एब्जॉर्ब हो या डिसइंटीग्रेट हो, तो मतलब उस कंडीशन में भी आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। दे आर मोर स्टेबल देन सेमी सॉलिड एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म, ये सेमी सॉलिड एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड डोसेज फॉर्म। मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज, मतलब अगर आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इसका क्या एडवांटेजेस हो सकता है। तो मैन्युफैक्चर प्रोसेस इज इजीली टू कंपेयर,
दैट ऑफ टेबलेट, मतलब टेबलेट पेरेंट्रल इन सब के प्रोसेस में देखा जाए तो क्या होता है, कैप्सूल आसानी से बन जाता है। सीधा क्या करते हैं आप, उससे हेड जेलेटिन कैप्सूल लेते हैं, उसमें मेडिकल बंद कर देते हैं। ये आपकी होगी मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज, मतलब आसानी से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो नॉट टाइम कंज्यूमिंग, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है। कैप्सूल आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेराइज, मतलब कैप्सूल को स्टेराइजेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर स्टेराइज करेंगे भाई तो वो जेलेटिन का जो मॉलिक्यूल है वो वैसे टूट के बिखर जाएगा। उसके बाद आता है फिलिंग ऑफ द कैप्सूल, मतलब जो कैप्सूल की फिलिंग है वो कैसे की जाती है इसके बारे में देखिए। मतलब आपने वहाँ पे अपार्टस पूछा हुआ है, कहाँ पर आपको अपार्टस जाना है। तो पहला आता है वॉल्यूमेट्रिक या अगार कैप्सूल फिलिंग, मतलब इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारे होपर लगे होते हैं। होपर का देख या हमारा जो लगा होता है ये क्या करता है कि इस ड्रग को, मतलब ये गोल गोल ऐसे घूमता है और जो हमारी ड्रग मटेरियल है उसको नीचे, जैसे आपने आटा चक्की वगैरह देखी होगी, सरसों का तेल पेरने वाली मशीन देखी होगी, तो इस टाइप का होता है। वो क्या करता है, सरसों को तो मतलब तेल मतलब सरसों की जो खर वगैरह होती है, तेल वगैरह होती है, उसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आता है, जिसकी वजह से वो बाहर निकलता है। तो इसका सिंपल मैकेनिज्म होता है कि ये ड्रग है, ड्रग और ये हमारा क्या है, मतलब इसको हम स्ट्रायर बोल सकते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं रोटेटिंग अगर, मतलब इसी को बोलते हैं अगर। यह रोटेट कंटिन्यूस होता है और आपका जो मतलब मटेरियल है वो सिंपली यहाँ से आता है और यहाँ पर आपका कैप्सूल लगे होते हैं जिसके मतलब कैप्सूल में भर जाते हैं। तो ये होता है हमारा अगर कैप्सूल मेथड, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पाउडर एंड द ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द होपर, मतलब होपर में प्रेजेंट होते हैं। इन साइड द होपर रोटेटिंग अगर अलॉन्ग विद द स्टाइल प्रेजेंट, मतलब क्या होता है कि अगर के साथ स्टाइल प्रेजेंट होता है, जैसे जो घूमता है गोल गोल। पाउडर आर फ्लोन कंटिन्यूसली आउट ऑफ द होपर, मतलब जो हमारा पाउडर होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है कि होपर में जाता रहता है विद द हेल्प ऑफ द रोटेटिंग अगर। बिलो द होपर द बॉडी, मतलब कैप्सूल की जो बॉडी होती है वो प्रेजेंट होती है बिलो द होपर। पाउडर इज फ्लोन कंटिन्यूसली आउट ऑफ द होपर विद द हेल्प ऑफ द रोटेटिंग अगर, मतलब रोटेटिंग अगर के माध्यम से जो पाउडर है आपकी वो कंटिन्यूसली नीचे आती रहती है और फिर आपके क्या कैप्सूल में फिल हो जाती है बॉडी में। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसके कैप से कैप कर देते हैं। यही हमारी क्या होती है, हमारी वॉल्यूमेट्रिक या अगर कैप्सूल फिलिंग मैकेनिज्म होता है। उसके बाद दूसरा पिस्टन पंपिंग या टैम, ये जिसको बोलते हैं टैम प्रिंसिपल। दीज आर दी फुली ऑटोमेटिक मशीन, जिसको बोलते हैं हॉलिंगर कार्क बोलते हैं। तो कि इसमें आपको केवल सिंपल से एक आपने प्रोसीजर बता दिया, एक आप एडवांस के लिए बना कर रखिएगा। तो इसमें सिंपली क्या होता है, जैसे ये स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ पर आपकी टैबलेट होती है। ये जैसे आपका मतलब इसके अंदर हमारे क्या होता है मेडिकामेंट होते हैं। तो जैसे ही आपका क्या होता है प्रेस करेगी तो यहाँ पर करेगा जो आपके मटेरियल होंगे यहाँ पे वो इसमें कैप्सूल के अंदर भर जाएंगे। जब कैप्सूल के अंदर भर जाएंगे तो यहाँ पर कैप्सूल की फिलिंग हो जाएगी। तो सिंपल इसका मैकेनिज्म यही है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी डिटेल कर चुके हैं। उसके बाद आता है क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ द पेरेंटल प्रोडक्ट, हाउ आर पेरेंटल प्रोडक्ट इवेल्युएटेड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। देखिए यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया ना कि जैसे जो हमारा पेरेंटल होता है उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, कैप्सूल का पक्का पूछेगा, कैप्सूल का आप लोग तैयार करके जाइए। ठीक है, तो पेरेंटल प्रोडक्ट होते क्या है, जो पेरेंटल वर्ड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है बिसाइड द इंटेस्टाइन, मतलब ऐसी फार्मुलेशन जो हमारी इंटेस्टाइन में ना जाती हो, डायरेक्ट अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाती हो, उसको बोलते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, 10 डिफरेंट रूट्स, मतलब रूट्स अदर देन ओरल रूट ऑफ द एडमिशन, मतलब उसको आप ओरल रूट से नहीं लेंगे। ओरल रूट से नहीं लेंगे तो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में नहीं जाएगा, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में नहीं जाएगा तो आपका इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, बिसाइड द इंसेटाइन हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बाय इंजेक्शन, टॉपिकल एप्लीकेशन टू द स्किन और इनहेलेशन थ्रू द लंग्स अदर देन इंटरनल रूट, जिसको बोलते हैं पेरेंटल डोसेज फॉर्म। मतलब जैसे आप ओरली मत लीजिए, बाकी चाहे जिस जगह से ले लीजिए। जैसे आपने रेबीज का इंजेक्शन क्या इंट्राडर्मली लगता है तो हमारा टॉपिकल वगैरह आ गया। ठीक है, लंग्स में जैसे इनहेलर वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे पेरेंटल में आते हैं, मतलब जो इंटेस्टाइन में इन्वॉल्व ना हो। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। बेस्ड अपॉन द यूज, मतलब यूज के हिसाब से हम कैसे पेरेंटल प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है, डायरेक्टली आप इंटेक करते हैं, मतलब कैसे आपके या तो कुटेनियस रूट, मतलब या तो आपके मसल्स में लगता है या तो आपके मतलब वेंस में लगता है। तो जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन स्टेराइल सॉल्यूशन, ये स्टेराइल सॉल्यूशन होता है, सारे के सारे हमारे स्टेराइल सॉल्यूशन होंगे। ऑफ मेडिकामेंट प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द स्टेराइल वाटर, मतलब स्टेराइल वाटर में इसको क्या करते हैं, हम अच्छे से डिजॉल्व करते हैं और सुटेबल ऑर्गेनिक या नॉन एक्वा सॉल्वेंट में करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हम अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द मसल्स टिश्यू और द वेन्स। ठीक है, तो आपका पहला क्या हो गया, इंजेक्शन मेथड हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है इन्फ्यूजन टाइप ऑफ द पेरेंटल प्रोडक्ट। इन्फ्यूजन में मतलब जैसे आपका ग्लूकोज वगैरह की बोतल लगती है। ठीक है, मतलब जो फ्लूइड चढ़ता है तो उसको बोलते हैं हम इन्फ्यूजन, मतलब इन्फ्यूज करके आपके मतलब ऑस्मोटिक प्रक्रिया इसमें होती है। तो इन्फ्यूजन आर द स्टेराइल एक्वा सॉल्यूशन विथ वाटर और कंटिन्यूअस फेज, मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ आपके डिस्पर फेज भी होंगे, जैसे वाटर, जैसे आपने सोलाइन सोल्यूशन ले लिया, किसका, जैसे NS ले लिया। NS की बोतल आप जानते हैं जब आपको ग्लूकोज चढ़ता है तो NS की बोतल होती है, या आयरन होता है या DNS होता है। तो उसमें डेस्टोज, ठीक है, डेस्टोज क्या है, आपका सॉलिड मटेरियल है, वो क्या हो जाएगा, आपका
बहुत लो अमाउंट में होता है, जिसको बोलते हैं क्या डिस्पर्स फेड, किसके अंदर होता है वो कंटिन्यूअस फेज के अंदर मिक्स्ड आउट होता है, जो क्या बोलते हैं आपको वाटर फेज बोलते हैं। तो ये हमारे कहते हैं इन्फ्यूजन होता है। दे आर फ्री फ्रॉम द पायरोजेंस, ये पायरोजन से फ्री होते हैं, एंड डू नॉट हैव एनी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, और इसके अंतर्गत कोई भी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो सोडियम सलाइन सोल्यूशन होते हैं वो ऑलरेडी अपने अंदर प्रिजर्वेटिव कंटेन किए होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे 0.9 वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन द वाटर। उसके बाद पाउडर फॉर इंजेक्शन, मतलब जो पाउडर फॉर इंजेक्शन आता है उसका यूज करते हैं। द पाउडर फॉर इंजेक्शन आज स्टेराइल सब्सटेंस, दोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दियर फाइनल वॉल्यूम हुआ सेकंड विद द एप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू फॉर्म। देखिए यहाँ पर इसको मजा ये आपने एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया, जैसे मोनोसेप वगैरह आता है, वहाँ पर आपने देखा होगा, सीफोटैक्सिन वगैरह आता है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आपके जो ड्रग होती है पाउडर फॉर्म में होती है, ऊपर से उसका इंजेक्शन में मतलब इंजेक्शन के माध्यम से पानी डालते हैं, जिसको बोलते हैं क्या SWFI स्टेरल वाटर फॉर द इंजेक्शन। तो वहाँ पर जैसे आप उसको इंसर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाता है, इसको बोलते हैं पाउडर फॉर इंजेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर आप सीफोटैक्सिन इंजेक्शन या मोनोसेप इंजेक्शन भी यहाँ पे डाल सकते हैं। भाई आप इंडस्ट्रियल पहले आपको ड्रग का एग्जाम्पल यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ द इंजेक्शन, जैसे आपका डोपामिन हो गया, ठीक है, डोपामिन हो गया, उसके बाद जो भी आपका एप्सुलिन हो गया, जिसमें डायजापाम वगैरह होता है, फिनोटाइन हो गया, तो ये सब क्या होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, वो भी डायरेक्ट आईवी रूट से दिया जाता है। तो दे आर स्टेराइल सॉल्यूशन दैट आर एडमिनिस्टर्ड बाय द इंजेक्शन टू आईवी इन्फ्यूजन ओनली आफ्टर डाइल्यूटिंग विद वाटर, मतलब डाइल्यूट करके। जैसे आप क्या करते हैं सिंपल, आप क्या करते हैं डायजापाम का जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको डायरेक्ट इनटेक करते नहीं है, उसमें क्या करते हैं आप 2 ml डायजापाम लेते हैं, उसमें 3 ml सलाइन लेते हैं, मतलब जो आपका स्टेराइल वाटर होता है, तब 5 ml बना करके तब उसको इन्फ्यूज करते हैं। यही होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन फॉर द इंजेक्शन। इम्प्लांट क्या होते हैं, दे आर स्टेराइल सॉलिड प्रिपरेशन of size and shape suitable for implantation into the tissue to release active ingredient for a long period of, जैसे सपोजिटरीज वगैरह जैसे जो आती है ना, उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है डिपेंडिंग अपॉन दियर रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी आप इसको दे सकते। देखिए अब यहाँ पे मैंने इकट्ठा लिख दिया, लेकिन आप चाहे तो इसको पूरे पेज में मतलब आईवी लिख दीजिए फॉर द आईवी रूट वेन्स में, IM मतलब फॉर मस्कुलर इंजेक्शन, एक इंजेक्शन काम लीजिए। सबकुटेनियस में, जैसे सबकुटेनियस में जैसे जो आपके नाभि के नीचे लगता है, जैसे इंसुलिन वगैरह का लगता है। इंट्रा आर्टियल में जो आपके आर्टरीज वगैरह आर्टरीज में लगता है। इंट्राकार्डिक जैसे हार्ट अटैक वगैरह में काम आता है। इंट्राथीकल जो आपके सिर में लगता है, ठीक है ना। पेरिडुकल होता है, मतलब पेरिनियम जो आपके नाभि में लगता है। इंट्रासेरिब्रल होता है, ठीक है, जो आपके मतलब उसी प्रकार से आप बहुत सारे यहाँ पे जितना भी आपको याद हो वो कर सकते हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा मतलब पेरेंटल प्रिपरेशन हो सकती है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पेरेंटल प्रोडक्ट, मतलब पेरेंटल प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बताऊंगा पायरोजन टेस्टिंग के बारे में, उसके बाद जो आपका अदर ड्रग है उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। पायरोजन टेस्ट, पायरोजन क्या होते हैं, पायरोजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं फीवर को प्रोड्यूस करते हैं। तो सीधा पहले आप ले पायरोजन आर दी फीवर प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिक प्रोड्यूस बाय द माइक्रोजम, जो माइक्रोजम से क्या करते हैं प्रोड्यूस कराए जाते हैं। तो पायरोजन आर दी लिपोपॉलीसैकेराइड दैट में बी सोल्यूबल, इनसोल्यूबल और कोलाइडल इन नेचर, जो सोल्यूबल हो सकते हैं, इनसोल्यूबल हो सकते हैं, कोलाइडल भी हो सकते हैं इन नेचर में, ठीक है ना। इसमें जो टेस्ट करते हैं उसमें हम रैबिट का यूज करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, दिस इन वीवो टेस्ट, मतलब क्या ये एक इन वीवो टेस्ट होता है। इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ द राइज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ द रैबिट फॉलोड बाय द आईवी इन्फ्यूजन। सिलेक्शन ऑफ द एनिमल हेल्दी, मतलब हेल्दी रैबिट जिसका वेट कम से कम 1.5 किलो से ऊपर होना चाहिए। एंड फेट है मतलब बैलेंस डाइट, उसकी जो डाइट होनी चाहिए बैलेंस होनी चाहिए कि उसका कोई भी बुखार वगैरह की शिकायत ना हो, जैसा कोई भी टाइफोरियम से टाइफाइड वगैरह मतलब टाइफाइड वगैरह ना हो। इक्विपमेंट में ग्लासवेयर, सिरिंज, निडल, थर्मोमीटर, ऑल एसेप्टिक इन नेचर, मतलब सबको सब क्या होना एसेप्टिक इन नेचर होने चाहिए। देखिए अब इसका मैं काम कर रहा हूँ आपको सिंपली, जो इसमें होता क्या है ये बता रहा हूँ, उसके बाद आप इसको आसानी से बना के लिख सकते हैं। तो इसमें प्रोसीजर क्या होता है सिंपल आप समझिए। खरगोश लेते हैं, ठीक है ना, खरगोश को पहले क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मान लीजिए खरगोश है, खरगोश आपने क्या किया टेम्परेचर ले लिया, कितना आया मान लीजिए आपने मान लीजिए कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड आया। अब उसके बाद जो आपने मतलब जो ड्रग बनाई हुई है, ठीक है, उस ड्रग का क्या लिया 10 mg वेट ले लिया। अब 10 mg वेट इसको क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेट कर दिया। अब 5 से 6 घंटे के बाद फिर से आपने इसका जब टेम्परेचर देखा तो ये कितना बन गया 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपने ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की उसने क्या किया इस खरगोश के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है पायरोजन फ्री नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई पायरोजन पाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जो आपकी ड्रग होगी वो पास आउट नहीं हो जाएगी। अब वहीं अगर यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 से ±5 में जाता है तो इसका मतलब क्या है पायरोजन फ्री है। तो इसका मतलब क्या वो ड्रग मतलब जो आपकी ड्रग होगी वो पास हो जाएगी, ठीक है। जो मैंने वहां पे आपको बताया वहीं पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। रिजल्ट क्या था, इफ द रिस्पांस ऑफ एनी इंडिविजुअल रैबिट इज लेस देन 0.6, मतलब 0.6 का वेरिएशन आता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे ज्यादा में आता है जैसे 1-2 का आता है तो इसका मतलब वहां पे पायरोजेनिक हमारे हैं।
अदर टेस्ट में टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। जैसे हम सीधा सिंपल क्या करते हैं, जैसे कल्चर मीडिया बनाते हैं, कल्चर मीडिया बनाएंगे, कल्चर मीडिया में क्या करेंगे, एक सिंपल कल्चर मीडिया रखेंगे, एक कल्चर मीडिया रखेंगे, उसमें क्या करेंगे, ड्रग सब्सटेंस डाल देंगे। अब ड्रग सब्सटेंस को कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रख लेंगे, जैसे मतलब आपके थायोग्लाइकोलेट मीडियम हो गया, ठीक है ना, सोयाबीन कैल्शियम मीडियम ऑयल हो गया, ठीक है। तो इन सब का हम उपयोग करके यहाँ पर देखते हैं, स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको ड्रग को डालेंगे और कल्चर मीडियम होगी, उसके बाद उसको ऊपर से पैक कर देंगे, कोई भी इसमें अंदर से मटेरियल या बाहर से कोई ना जा सके। इसको पैक करके रख देंगे, पैक करने के बाद रख देंगे, उसको भी पैक करके रख देंगे, इसमें खाली कल्चर मीडिया होगा। अब दोनों को 7 दिन के बाद कंपेयर करेंगे, टर्बिडिटी अगर इसमें ज़्यादा आ गई एज कम्पेयर टू इसमें टर्बिडिटी ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब क्या है, माइक्रोजनम का ग्रोथ इसमें हो गया। अगर इसमें नहीं, इसमें तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा पैक्ड है, कल्चर मीडिया है लेकिन पैक्ड है, ऊपर से कोई भी हमारा सोर्स नहीं आ रहा है। और इसमें क्या देख रहे हैं कि आप टर्बिडिटी आ गई क्योंकि इसके अंदर का आपने ऑलरेडी पेरेंटल प्रोडक्ट डाला हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई ना कोई बैक्टीरियल या कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। उसके बाद लीकेज टेस्ट होता है। लीकेज टेस्ट में करते क्या है, आप मैग्नीशियम की एक प्लेट लेते हैं जो कि क्या होता है, एब्जॉर्बेंट तरीके की होती है, तो उसमें क्या करते हैं, आप उस एम्पुल को रख देते हैं, जब मतलब जो आपके क्या होते हैं टेस्ट सीरीज होती है, तो उसके बाद एम्पुल को रखने के बाद देखेंगे कि मतलब 6-7 दिन के बाद देखेंगे कि अगर उस मैग्नीशियम की प्लेट पे कोई भी एब्जॉर्बिटी हुई उस मटेरियल की कुछ भी एब्जॉर्बिटी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि वह लीकेज है। उसके बाद ऐसे करते हैं, ऐसे हम सीधा टाइट्रेशन के माध्यम से करते हैं। क्लियरिटी टेस्ट करते हैं, क्लियरिटी टेस्ट भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो सिंपली आप 2 टेस्ट को डिफाइन कर देगा, स्टेबिलिटी टेस्टिंग को और पायलट टेस्टिंग को, जो कि मैंने आपको बताया, आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी देखिए, इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आप देखते चलिएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पीकेए पीएच इन द प्री फॉर्मुलेशन स्टेज, मतलब पीकेए होता है, ठीक है, और पीएच होता है, पोस्ट ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो उसका क्या मतलब प्री फॉर्मुलेशन स्टेज में क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन क्वेश्चन का मतलब पीके डिटर्मिनेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द ड्रग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों, अब सिग्निफिकेंस जैसे बताइए, बोथ सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्बिबिलिटी ऑफ द ड्रग आर अल्टर्ड विद द चेंज इन द पीएच ऑफ द ड्रग एनवायरनमेंट। तो सिंपल सी बात है, अगर उसका पीएच चेंज होगा तो उसका पीके भी चेंज होगा। पीके का मतलब पीएच से मतलब पीएच तो हम पीके से मेजर आउट करते हैं, तो उसी प्रकार से अगर बोथ सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन कैसे डिफेक्ट हुआ, अगर उसके पीएच में कोई अल्टरेशन हुआ तो उसका जो सॉल्युबिलिटी होगी, जो उसकी एब्जॉर्बिलिटी हो जाएगी, वो घट जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बफर एंड को सॉल्वेंट कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द पीके, मतलब कहने का क्या है कि जो टेम्परेचर होगा, बफर होगा, को सॉल्वेंट होगा, वो पीके वैल्यू को डिफर कर सकता है। फॉर एसिडिक ड्रग पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग आयनाइड ड्रग बटा अनआयोनाइड ड्रग। उसी प्रकार से फॉर बेसिक ड्रग पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग अनआयोनाइड ड्रग बाई आयोनाइड ड्रग, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा, अलॉन्ग विद द इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी एंड पीके प्रोटेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग एट द गिवन टेम्परेचर। सीधी बात है कि हम उसके जब पीके को एडजस्ट कर देंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, जो उसकी एब्जॉर्बिलिटी होगी, वो मेंटेन हो जाएगी, जिससे कि आपका जो ड्रग होगा वो सही हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टेज, ठीक है ना। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द पीएच, मतलब पीएच का क्या सिग्निफिकेंस होता है, अगर हम पीएच जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसकी जो बेसिडिटी होगी, ठीक है, डिक्रीज वीकली बेसिक ड्रग, मतलब उसके वीकली बेसिक ड्रग की मतलब सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी। तो वीक एसिड सो हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ द एट द पीएच, देखिए जो वीक एसिड होगा उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, जैसे 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, ठीक है। हमारे क्या है, वीक एसिड है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा मतलब कहना कि मतलब हाई पीएच पे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वीक एसिड हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट द हाई पीएच एंड लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी एट द लोएस्ट पीएच, मतलब कहने का कि लो पीएच पे ये क्या कर देगी, आपका कम सॉल्युबिलिटी देगी। इंक्रीज इन द पीएच सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, पीएच जैसे आप इंक्रीज करेंगे आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पार्टीशन कोएफिशिएंट लेकिन एक हद तक, ऐसा नहीं कि एकदम मतलब एकदम 1 पे ले आए तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी रहेगी, एक हद तक, ठीक है ना। पार्टीशन कोएफिशिएंट ड्रग डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक फेज एंड ड्रग डिजॉल्व इन द वाटर फेज। अब आपको ये आप ये देख लेंगे कि वो जो ड्रग है वो आपके केस में ज़्यादा डिजॉल्व हो रही है, वाटर फेज में या ऑर्गेनिक फेज में। अब इसके हिसाब से आपके ट्रांस मेम्ब्रेन में आप देख लेंगे कि आपके मेम्ब्रेन में क्या होता है, फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि जो आपकी ड्रग है पहले फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन में जाएगी या डायरेक्ट आपके स्टोमक में जाकर के वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हम पार्टीशन कोएफिशिएंट पीके भी हमारा सिग्निफिकेंट होता है बाय डिटरमाइनिंग द मतलब जो क्या नेचर ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग के नेचर को हम क्या करते हैं, मेजर आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द रोटेटरी टैबलेट प्रेस, मतलब जो रोटेटरी टैबलेट प्रेस होता है जिसको हम यूज करते हैं टैबलेट बनाने के लिए, उसका जैसे ये सारी क्वेश्चन अगर आप गए तो आसानी से सिंपल उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले रोटेटरी टैबलेट प्रेस क्या होता है, तो रोटेटरी टैबलेट प्रेस इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब टैबलेट का जो प्रोडक्शन होता है उसको लार्ज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मतलब टैबलेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। बाय कंप्रेशन ग्रेनुलेशन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिबन शेप कॉम्पैक्ट मास, रिबन शेप कॉम्पैक्ट मास में जैसे देखिए यहाँ पे
ये आपकी मशीन है, ठीक है। नीचे भी लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर आपके मतलब यहाँ पे आपके टेबलेट मतलब है, ये जब आपका क्या जाएगा यहाँ पर ये स्थिर लगेगा। जैसे ये टेबलेट रोटेशन करके आगे बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो कौन कंप्रेस हो जाएंगे। जब कंप्रेस हो जाएंगे तो आपको एक टेबलेट फॉर्म में दे देगा, ठीक है। यहाँ पर एक आपकी डाई लगी होगी, उसी डाई के अंदर पाउडर भरा होगा, ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद उसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद सिंपली इसमें जो बना रहेगा मटेरियल वो टेबलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रोलर है, रोलर जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे चलता चलेगा और ये हमारी चेन नीचे आती जाएगी। जैसे ये नीचे हमारी आती जाएगी और ये हमारी कर जाएगा, दोनों आपस में मिलते जाएंगे। जब दोनों आपस में मिलते जाएंगे तो आपकी टेबलेट वहाँ पे बनती जाएगी। इसका सिंपल यही है। उसके बाद इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग, द पाउडर और द ग्रेन्यूल्स आर प्लेस्ड इनसाइड द होपर, मतलब होपर में डाल देंगे। फॉर्म होपर ग्रेन्यूल्स फ्लो इनटू द डो कैविटी, मतलब जो डो कैविटी उसके अंदर आते जाएंगे थ्रू द फीडिंग सिस्टम। द मटेरियल फिल इनसाइड द मतलब सेवरल आर सिमुलटेनियसली, ठीक है ना। वेट एंड थिकनेस ऑफ द टेबलेट इज एडजस्टेड बाय द एडजस्टमेंट नोब, मतलब जो नोब होता है, जैसे नोब ये आपका नोब है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसके जो वेट होगी थिकनेस होगी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एज डाई एंड पंचेस आर रोटेटरी फर्दर राइड ओवर द मतलब प्री कंप्रेशन, जैसे उसके प्री कंप्रेशन रोलर जैसे ही चलेगा, व्हेन बल्क ऑफ द इट्स रिड्यूज एंड चांस ऑफ द एयर कंटेनमेंट आर रिड्यूज। जैसे मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रोलर चला, रोलर चलने के बाद वैसे ये दोनों आपस में मिलेंगे। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जब मिलने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एयर के कंटामिनेशन होने, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो दोनों ब्लॉक कर देंगे आपस में, और जब ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पर एयर का कंटामिनेशन नहीं हो पाएगा। आफ्टर कंप्रेशन मतलब जब कंप्रेशन हो जाएगा, अपर कैम मतलब अपर ट्रैक जो होता है पुल्स बैक अपर एंड पंच एट द सेम टाइम लोअर पंच, मतलब अपर पंच लोअर पंच दोनों आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। मूव्स अब्रॉड टू इजेक्ट द टेबलेट कलेक्टेड एंड पैक्ड एंड उसके बाद टेबलेट को आप कलेक्ट कर लेंगे, उसको पैक कर लेंगे, क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप उसको आगे भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज कोटिंग ऑफ टेबलेट बेनिफिशियल, डिस्कस वर्किंग ऑफ कोटिंग पेन, मतलब जो टेबलेट में कोटिंग की जाती है वो कैसे लिए आपके बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आप इसमें एडवांटेजेस जो इसके सारे होते हैं कोटिंग के, वो सब यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो जो टेबलेट कोटिंग क्या होता है, टेबलेट कोटिंग डिफाइंड एज अ टेक्निक ऑफ अप्लाइंग ए सोल्यूशन ऑफ कोटिंग, मतलब सोल्यूशन ऑफ कोटिंग के सोल्यूशन के मटेरियल को उस टेबलेट के ऊपर एक्सटर्नल सरफेस पे कोट कर देना, दैट्स कॉल्ड कोटिंग। टेबलेट है, टेबलेट आपने बनाई, टेबलेट के बाद क्या कहते हैं कोटिंग मटेरियल, उसको उसके ऊपर एक आपने क्या कोटिंग मतलब एक परत चढ़ा दी, उसी को बोलते हैं कोटिंग, ठीक है। तो सिंपली टेबलेट कोटिंग इज डिफाइंड एज अ टेक्निक, एक टेक्निक होती है बाई ऑफ अप्लाइंग ए सोल्यूशन ऑफ कोटिंग मटेरियल, मतलब जो कोटिंग मटेरियल का सोल्यूशन होता है टू द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द टेबलेट कोर, मतलब टेबलेट का जो कोर होता है सर्फेस होता है उसके ऊपर हम उससे कोटिंग के लेयर को चढ़ाते हैं। अब बेनिफिशियल क्या है, इसके मतलब बेनिफिट्स क्या है, टू मास्क, या सीधा आप लिखिए द कोटिंग टेबलेट मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द टेस्ट, मतलब जो ड्रग का टेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, उसको क्या कहते हैं, मास्क कर लेता है। विद द यूजिंग ऑफ द इल्यूजेंट कलर इंप्रूव द पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, अगर आप मतलब जैसे आप उसकी कोटिंग कर रहे हैं, कोटिंग करने के बाद कोटिंग में क्या उसको कलरिंग मतलब कलर करके कोटिंग कर रहे हैं, उसको देखने में अपीयरेंस में अच्छा बना रहे हैं, तो जो इसको इंटेक करेगा पेशेंट, जो इसको इंटेक करेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपको मतलब घटिया दवाई लगे, जैसे गोबर के उपले आपने देखे होंगे, अगर उस टाइप की अगर टेबलेट आपको बना के दे दी जाए तो क्या आप खाएंगे, नहीं खाएंगे, पहले आपको क्या जाएगी घिन आ जाएगी, तो कहेंगे इसको हम नहीं खाएंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर आपके चाहे वो गोबर क्यों ना हो, उसके ऊपर क्या कोटिंग करके अगर आपको इंटेक करवा दिया जाए तो उसका पहली बात मास्क मतलब उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर चला जाएगा, टेस्ट चला जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आप उसको आसानी से इंटेक कर देंगे। लेकिन उसके ऊपर कोटिंग हुई रहेगी तब, अगर विदाउट कोटिंग देंगे तो कोई नहीं खाने वाला, ठीक है। कोटिंग इंप्रूव द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, मतलब कोटिंग होती है वो केमिकल स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, मतलब बढ़ा देती है। कैसे कि वो अगर एयर के कंडीशन में आता है या लाइट की कंडीशन में आता है, ऑक्सीडेशन होता है, मॉइस्चर होता है, तो इन सब की कंडीशन को जो कोटिंग होती है उसके ऊपर से वो रोक लेती है, उसको ड्रग के अंदर नहीं होने देती है। तो कोटिंग इंप्रूव द फिजिकल स्टेबिलिटी, जो कोटिंग होती है उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी को मजबूत बना देती है। बाय मिनिमाइजिंग द प्रोडक्ट डैमेज ड्यूरिंग द हैंडलिंग, फिलिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट etc, मतलब जो कैसे कोटिंग आपने कर दी तो उसकी मजबूती ज़्यादा हो गई, उसकी हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर तो हमारे एपीआई जो उसके अंदर भरे हुए हैं। जब उसकी मजबूती ज़्यादा हो जाएगी तो आप उसको चाहे पटकिए, चाहे तोड़िए, चाहे फोड़िए, कुछ नहीं होने वाला है। आप उसको इंटेक करेंगे, डिसइंटीग्रेट होगी, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के माध्यम से वो आपके बॉडी के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। टू मॉडिफाई द रिलीज ऑफ द प्रोफाइल बाई प्रोवाइडिंग मल्टीपल कोटिंग। अब देखिए सस्टेन रिलीज आपने पढ़ा होगा कि मतलब ऐसी ड्रग जो सस्टेन रिलीज होती है, जैसे एसिनोफेनिक वगैरह होती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए काम करती है, धीरे धीरे रिलीज होती है, तो उसको कोटिंग के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। कोटिंग प्रोटेक्ट द स्टोमच लाइनिंग फ्रॉम द एग्रेसिव ड्रग, मतलब जो एग्रेसिव ड्रग होती है, जैसे आपको इंटेस्टाइन में लेकर जानी है, लेकिन वो क्या क्या आपने ड्रग ले ली, वो आपके स्टोमच में डिजॉल्व हो गई, तो क्या जाएगी वहाँ पे इरिटेशन करेगी। उसी प्रकार से अगर आप कोटिंग कर देते हैं तो हमारे स्टोमच में ऐसी कोटिंग करेंगे कि वो स्टोमच के फ्लूइड से इनसॉल्युबल हो और हमारे इंटेस्टाइन में सॉल्युबल हो, तो वो हमारे क्या हो जाएगी कैप्सूल के मतलब जो कैप्सूल होगा उसमें जो कोटिंग मटेरियल होगा वो स्टोमच में उसको डिसोल्यूट नहीं होने लगेगी और आपके इंटेस्टाइन में चली जाएगी, वहाँ पर जाकर के वो डिसइंटीग्रेट होने स्टार्ट हो जाएगी। कोटिंग रिड्यूस द
द रिस्क ऑफ द कॉन्टामिनेशन इंटरेक्शन बिटवीन द टू इनकॉम्प्लीमेंट, मतलब आपने क्या की, जैसे आपने दो इंग्रेडिएंट लिया, ये इंग्रेडिएंट, अब दोनों को मिलाकर आपको एक टेबलेट बनाना है। जैसे अगर आप दोनों को टेबलेट बना दें साथ में तो इनकॉम्पिटेबल हो जाएगा, मतलब दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर हम कोटिंग कर दें, इसके ऊपर कोटिंग कर दो, उसके बाद टेबलेट बनाए तो ये क्या करें, कोटिंग जो मटेरियल होगा इसके बीच में होने वाली इनकॉम्पिटेबिलिटी को रोकेगा। कोटिंग हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप एंड द साइज ऑफ द टेबलेट, मतलब जैसे अगर आपने मान लीजिए कि इस तरह की आपने टेबलेट बना दी, ठीक है, इसके अगर आप कोटिंग कर देंगे तो कोटिंग क्या कर देगी, यहाँ वहाँ सब कुछ फिल करके इसको एक आसान सा शेप और साइज दे देगा। कोटिंग इंप्रूव द कमर्शियल अपील ऑफ द ड्रग बाई को, किसको अच्छे सामान किसको अच्छा नहीं लगता है। अगर टेबलेट है, टेबलेट अगर आपको जैसा कि आपको गोबर वाला का एग्जांपल बताया, सेम इस पे मतलब क्या करिए, अप्लाई कर दीजिए। वर्किंग ऑफ द कोन पेटिंग, तो आप सीधा सीधा कोटिंग पेटिंग बनाइए, मतलब कोटिंग पेन बनाइए। हॉट एयर इनलेट एक्सलेट, तो सिंपली इसका जो वर्किंग कैसे होता है देखिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा वही बता रहा हूँ। सिंपल आपका ये क्या है, आपका टैंक है, ठीक है, आप टैंक मान सकते हैं ना, इसको टैंक है या पैन मतलब बर्तन मान लीजिए। इसके अंदर आपने क्या कर दिया, टेबलेट जो आपने प्रिपेयर किया उसका डाल दिया। उसके बाद इसमें आपने क्या डाल दिया, जो आपका क्या है कोटिंग मटेरियल है, सोल्यूशन जैसे स्टार्च वगैरह का होता है, ठीक है, फिल्म कोटिंग होती है, शुगर कोटिंग होती है, ठीक है, उस कोटिंग मटेरियल को यहाँ पे डाल दिया। अब कोटिंग मटेरियल को डालने के बाद इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा राउंड राउंड घुमाएंगे उसके, और यहाँ से ऊपर से इसके हॉट एयर आती रहेगी। हॉट एयर करेगी क्या, जो इसके अंदर मतलब मॉइस्चर कंटेंट होगी, या जो हमारे क्या होता है, जो हमारे कोटिंग मटेरियल होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी, उसको क्या कर देंगे, जैसे इसके ऊपर परत बना लेंगे तो उसको सुखाने का काम करेगी। ऐसे प्रकार से 4-5 मिनट या आधे घंटे की प्रोसेस चलेगी। उसके बाद जो आपकी पूरी टेबलेट हो जाएगी वहाँ पे कोटेड हो जाएगी। तो जो यहाँ पर लिखा है मैंने वही आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीट द कोटिंग ऑन द टेबलेट पॉइंट इट इन द सैंपल टैंक, मतलब सिंपल टैंक में इसको क्या कहते हैं, उसके बाद पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको आगे भेज देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोबरेट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, मतलब जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनाया जाता है उसके प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आपको बताना है। जैसे जिलेटिन की बताना है, ना कि कैप्सूल की बनाना है, ठीक है ना। तो मतलब जिलेटिन कैप्सूल सेल, मतलब जैसे देखिए अगर यहाँ पर सेल ना लिखा होता तो केवल आपको कैप्सूल, तो आपको फिलिंग मटेरियल वगैरह देते, उससे एक्सिपिएंट देते, लेकिन सेल का बनाना है। इसका मतलब जो जिलेटिन के माध्यम से कैप्सूल की बॉडी और कैप बनता है उसकी आपको क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग बताना है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, दी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर आल्सो नोन एज ड्राई फील्ड कैप्सूल और टू पीस कैप्सूल, मतलब इसको ड्राई फील्ड कैप्सूल भी बोलते हैं और टू फील्ड कैप्सूल भी बोलते हैं। दे आर मेड बाय फिलिंग द पाउडर ग्रेन्यूल्स और पीलेट्स इनटू द बॉडी ऑफ द कैप्सूल, मतलब क्या कहते हैं, पीलेट्स हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गया, पाउडर हो गया, इसके अंदर फिट करते हैं, इंटेक करते हैं, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, वंस रॉ मटेरियल हैव बीन रिसीव्ड एंड रिलीज बाय द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, मतलब जैसे आपने जिलेटिन का रॉ मटेरियल जितना है उसको क्या किया आपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए भेज दिया, वहां से आपको रिसीव हुआ, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट उसके पास हो गई। दी जिलेटिन एंड हॉट मिनरलाइज्ड वाटर आर मिक्स्ड अंडर वैक्यूम, उसके बाद क्या करेंगे, हॉट मिनरलाइज्ड वाटर लेंगे, उसको गर्म करेंगे, उसको उसके अंदर जिलेटिन आप मिला देंगे। आर मिक्स्ड अंडर वैक्यूम स्टेनलेस स्टील जिलेटिन मेल्टिंग सिस्टम के अंतर्गत आप क्या करेंगे, उसको डिपिंग, डिपिंग का मतलब जैसे डिप करना, डिप करने के मतलब कैसा, किसी भी चीज को ऐसे डुबा देना, तो डिपिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, पिन लेंगे, पियर ऑफ स्टेनलेस स्टील पिक पिन लेंगे, आर डिप्ड इनटू द मिक्सचर ऑफ द टेबलेट, जैसे ये आपके मान लीजिए पिन है, ठीक है, पिन को क्या किया आपने, इसको मतलब जिलेटिन मिक्सचर में डाल दिया। जब जिलेटिन मिक्सचर आप थोड़ी देर डाले रहेंगे 20 सेकंड के लिए, इसका आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, कितना 20 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपका जिलेटिन का टेम्परेचर होगा कितना होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे आप इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर उसकी लेयर चढ़ चुकी होगी, लेकिन लेयर चढ़ चुकी पिन है तो पिन के अंदर का मटेरियल खाली रहेगा और बाहर का आपका यहाँ पे कवर बन जाएगा, उसको आप बाहर निकाल देंगे, तो इसी को बोलते हैं डिपिंग, ठीक है। मेंटेन द टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पिन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पिन की जो मतलब टेम्परेचर का वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो आपके मटेरियल होगा उसके जो टेम्परेचर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। उसके बाद स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, अच्छे से ऐसे ऐसे घुमा देंगे, मतलब हम ऐसे ऐसे जैसे स्पिनिंग करते हैं ना, जैसे स्पिनर आप जाते हैं ऐसे ऐसे घूमता है, उसी प्रकार इसको हम उसके अंदर घुमा देंगे, मतलब उसी जिलेटिन के अंदर घुमा देंगे। तो दी पिन्स आर रोटेटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द जिलेटिन ओवर द पिन यूनिफॉर्मली एंड अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ द बेड एट द कैप्सूल ऑफ द एंड, मतलब कहने का क्या है, ऐसा ना हो कि आगे ज़्यादा पीछे कम इस प्रकार से हो जाए। तो इसको हम रोटेट करेंगे कि पूरे तरीके से उसमें जो हमारी पिन है ना, जैसे ये पेंसिल है, इसको अंदर डालेंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे जैसे आप पकौड़ा तलते हैं ना, पकौड़ा तो कैसे तलते हैं, बेसन के अंदर डालते तुरंत नहीं डालते, ऐसे डालते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे फेंटते हैं उसको, उसके बाद फिर उठा के कढ़ैया में डाल देते हैं, उसी प्रकार से स्पिनिंग की जाती है। उसकी ड्राइंग की बात करें तो जिलेटिन ड्राइड बाई कूल है, उसके बाद उसको कूलिंग गियर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्राई हो जाती है और हार्ड सेल बन जाती है। दी पिन्स आर मूव थ्रू द सीरीज ऑफ द ड्राइंग, मतलब क्या है, एयर ड्राइंग के सीरीज से उसको पास आउट किया जाता है। मेंटेन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड द ह्यूमिडिटी,
जहाँ पे उसका टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। स्ट्रिपिंग, इसमें क्या करते हैं, इस सीरीज ऑफ द ब्रोंज जो स्ट्रिप मतलब कहने का क्या है, वहाँ पे इसके कैप और बॉडी दोनों पोर्शन को अलग करते हैं फ्रॉम द कैप्सूल फ्रॉम द पिन, मतलब उस पिन से उसके कैप्सूल की बॉडी और हमारे वहाँ बॉडी पोर्शन और कैप पोर्शन होता है दोनों को अलग करते हैं। उसके बाद ट्रिमिंग एंड ज्वाइनिंग करते हैं। ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब ये कि आपने बॉडी बनाई तो यहाँ पे कुछ जिलेटिन लगा हुआ, तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने का मतलब जैसे आप दाढ़ी ट्रिम करते हैं अपने चेहरे से हटाते हैं, उसी प्रकार से जिलेटिन के ऊपर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होंगे उसको आप ट्रिम काट के बाहर निकाल देंगे। ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग, उसके बाद दोनों को आप जोड़ देंगे। उसके बाद प्रिंटिंग अगर नेसेसरी है तो वहाँ पर आप प्रिंटिंग, जैसे लोगो वगैरह होता है, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, उस पर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, सिंपली जो हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनाते हैं उसकी जो सेल होती है उसकी जो नॉर्मली इसके प्रोसेस है कि कैसे उसके मैन्युफैक्चर, उसके बाद इसको क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए अगेन आगे बढ़ा देंगे, जहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग वगैरह होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर द पाउडर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर बाई लायोफिलाइजेशन। तो लायोफिलाइजेशन का मतलब आप समझिए कि ऐसी प्रोसेस होती है जिसको हम फ्रीज ड्रायर, आपने सुना है ना, फ्रीज ड्रायर जैसे बर्फ होता है, पानी है, पानी को हम बर्फ बना देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है किसमें, एक सॉलिड फॉर्म में। उसी प्रकार से जो ड्रग होती है, ड्रग सॉल्वेंट बनाते हैं, ड्रग सॉल्वेंट बनाने के बाद उसको फ्रीज ड्रायर में रखते हैं। फ्रीज ड्रायर में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है इवापोरेट हो जाता है और मटेरियल आपका वहाँ पे सिंपली पाउडर फॉर्म में बना रहता है और उसका एफिकेसी भी कम नहीं होती है। तो लायोफिलाइजेशन इज द स्टेबलाइजिंग प्रोसेस इन व्हिच ड्रग सब्सटेंस इज फर्स्ट फ्रोजन, मतलब पहले फ्रोज करेंगे एंड देन द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज रिड्यूस, उसके बाद उसमें जो सॉल्वेंट होगी उसकी क्वांटिटी को भी रिड्यूस कर देंगे। तो लायोफिलाइजेशन इज कैरिड आउट यूजिंग अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द फिजिकल सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड डायरेक्ट टू वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो द इंटायर प्रोसेस इज परफॉर्म एट द लो टेम्परेचर, सारी प्रोसेस जो लो टेम्परेचर पे परफॉर्म की जाती है एंड प्रेशर्ड बाई अप्लाइंग वैक्यूम, मतलब उस पर मतलब वैक्यूम भी अप्लाई किया जाता है और जिसके टेम्परेचर होते हैं वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है। इसमें कौन कौन से स्टेप, जो स्टेप पूछा हुआ है उसके बारे में देखते हैं। पहले फ्रीज करेंगे, तो प्रोडक्ट आज फ्रोजन, पहले प्रोडक्ट को आप फ्रीज करेंगे, फ्रीज करने के बाद जम जाएगा। दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर लो टेम्परेचर करेगा। उसके बाद उसके अंदर का वैक्यूम डालेंगे। आफ्टर फ्रीजिंग द प्रोडक्ट इज प्लेस्ड अंडर द वैक्यूम, उसके बाद उसके अंदर वैक्यूम का मतलब हवा डालेंगे। दिस अनेबल द फ्रोजन सॉल्वेंट टू प्रोडक्ट टू वेपोराइज विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, जिस कॉल्ड सब्लिमेशन। तो मतलब कहने का क्या है कि जो उसके अंदर सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट जैसे सॉलिड में जैसे बर्फ है, बर्फ के ऊपर आपने क्या किया, इतनी गर्म हवा डाल दी, जैसे गर्म हवा डाल दी या ठंडी हवा डाल दी तो बर्फ में आप देखते हैं धुआं मिलता है। तो क्या करेगा कि इसको बिना वाटर में कन्वर्ट हुए सीधा इसको क्या करेगा, गैस के माध्यम से बाहर निकाल देगा। तो ये आपका हो जाएगा वैक्यूम का काम हो जाएगा। उसके बाद हीट करेंगे, हीट इज अप्लाइड फॉर फ्रोजन प्रोडक्ट। देखिए वहां से आपका सॉल्वेंट निकल गया, अब आपका क्या मिला, एक पार्टिकल, जो प्रोडक्ट था वो तो था ना, अब उसको क्या करेंगे, हीट करके फिर क्या करेंगे, उसको मतलब सब्लिमेशन को एक्सलेट कर देंगे। उसके बाद कंडेंस कर देंगे। कंडेंस करने का मतलब क्या है, लो टेम्परेचर कंडेंस प्लेट रिमूव द वेपोराइज्ड सॉल्वेंट फ्रॉम द वैक्यूम कलेक्टर एंड कन्वर्टिंग इट बैक, मतलब क्या है कि फिर से वो सॉलिड फॉर्म में आपका आ जाएगा। एडवांटेजेस क्या होता है, रिमूवल ऑफ द वाटर एट द लो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर पे वाटर को रिमूव करने के लिए, जैसे कोई ऐसे थर्मोलाबाइल मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसको ड्राई करना है तो अगर उसको हीट देंगे तो डैमेज हो जाएंगे, तो उसी प्रकार से इसको लो टेम्परेचर में इसको ड्राई करने के लिए किया जाता है। मोर प्रिसाइज फील वेट कंट्रोल, मतलब इसमें वेट ज़्यादा लॉस नहीं होता है। स्टेरिलिटी कैन बी मेंटेन, उसकी जो स्टेरिलिटी होती है वो भी मेंटेन की हुई होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एरोसॉल प्रोडक्ट, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट ऑफ द एज, मतलब एरोसॉल मतलब सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके बारे में आपको देखना है। तो सबसे पहले एरोसॉल होते हैं क्या, एरोसॉल ऐसे सिस्टम या फार्मास्यूटिकल ऐसे सिस्टम होते हैं जिसके अंदर दो चीज़ होती है, एक प्रोपेलेंट होता है, एक कंसंट्रेट प्रोडक्ट होता है। प्रोपेलेंट जो होता है वो क्या काम करता है, जो अंदर ड्रग होती है उस ड्रग को बाहर निकाल के प्रेशर बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी ड्रग बाहर निकलती है। और जो कंसंट्रेट प्रोडक्ट होता है आपके एपीआई एक्सिपिएंट होते हैं, वही होता है हमारा एरियोसॉल। अब इससे कंपोनेंट के बारे में बात करें तो जो एरियोसॉल सिस्टम कंटेनर, वाल्व, एक्यूटेटर एंड कैप। तो जो कंटेनर होता है, कंटेनर क्या करता है कि अपने अंदर जो मटेरियल होता है उसको फिल किया रहा होता है। तो जो कंटेनर इज मेड अप ऑफ द मेटल वाइज एल्युमिनियम प्लेटेड एंड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। दे प्रोडक्ट आर फिल्ड इनटू द कंटेनर, मतलब जो प्रोडक्ट आपका होता है, जो भी एपीआई एक्सिपिएंट होता है वो उसके कंटेनर में फिल होता है। ठीक है, ये आपका देख लीजिए, मतलब एरोसॉल सिस्टम है, कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर आपका वाल्व लगा हुआ, ये एक्यूटर है, एक्यूटर के माध्यम से आपका जो फुहारे बनते हैं वो बनते हैं, और ये आपका इसका क्या है, ये कैप है। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंट होता है यूज फॉर द मतलब इनहेलेशन एंड टॉपिकल एरोसॉल, मतलब जो इनहेलेशन मतलब जैसे आपका क्या जाए, मतलब जो आप अस्थमा वगैरह में यूज करते हैं, पंप वगैरह, एंड टॉपिकल एरोसॉल जैसे परफ्यूम वगैरह होता है। मैन्युफैक्चर बाय इंपैक्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, लाइट इन वेट, लेस फ्रेजाइल एंड लेस इनकॉम्प्लेबिलिटी इसकी होती है। वाल्व आता है, वाल्व क्या होता है, जैसे
वाल आप जानते हैं जो उसके ऊपर आता है, जैसे आप परफ्यूम लगाते हो तो ऐसे छिड़कते हैं, वही वाल्व होता है। तो वाल्व इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एरोसॉल कंटेनर। इट हेल्प इन स्पेलिंग द कंटेंट फ्रॉम द कंटेनर इज द डिजायर्ड फॉर्म रेट एंड अमाउंट। मतलब जैसे देखिए, अगर उसका छेद बड़ा होगा तो ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा, कम होगा तो कम अमाउंट में निकलेगा, वही वाल्व है। ठीक है, दे आर जनरली माउंटिंग कैप होता है। ठीक है, वाल्व बॉडी होती है, स्टेम होता है, जैकेटेड होते हैं, स्प्रिंग होता है एंड डिप ट्यूब टाइप के ये होते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट इसका डिजायर्ड अमाउंट ऑफ द ड्रग स्पेल, मतलब जितना आपको चाहिए उतना ही आपको देगा। इट अलाउ द स्केप ऑफ वेपोराइज्ड प्रोपेलेंट एंड लिक्विड प्रोडक्ट। ठीक है, हेल्प इन प्रोड्यूसिंग फाइन पार्टिकल साइज ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब क्या करना है कि प्रोड्यूस मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको जैसे इनहेलेशन वगैरह जो करते हैं अस्थमा वगैरह में, वो भी इसको प्रोवाइड करता है। एंड डिक्रीज द फ्रेम एक्सटेंशन ड्यू टू हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट। ठीक है, इसके बाद एक्यूटर आता है। एक्यूटर में क्या होता है, इंटरनल पार्ट होता है किसका, एरोसॉल पैकेज का। इसमें होता क्या है ये देख लेते हैं हम। इट इज ए स्पेशली डिजाइंड बटन प्लेड ऑन दी वाल सिस्टम, मतलब वाल सिस्टम के ऊपर ये प्लेड होता है। हेल्प इन इजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व, मतलब वाल्व को ओपन, जैसे परफ्यूम की बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है आप जानते हैं ना कि उसको खोल कर आप परफ्यूम मारते हैं, उसी प्रकार से। जैसे स्प्रे एक्यूटर हो गया, फॉर्म एक्यूटर हो गया, मतलब फॉर्म जैसे दाढ़ी बनाना था, स्प्रे मतलब जैसे आप परफ्यूम वगैरह लेते हैं। सॉलिड इससे मतलब सॉलिड मटेरियल चाहिए। ठीक है, इसे रोटा कैप वगैरह आता है। स्पेशल एक्यूटर होता है, मीटर्ड डोज इनहेलर, इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है डिस्कस द वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ द ग्लास एज पैकेजिंग मटेरियल, मतलब जो आप ग्लास यूज करते हैं पैकेजिंग करने के लिए, से क्या आता है सिरप वगैरह आता है वो ग्लास कंटेनर में होता है, उसकी पैकेजिंग की टेस्टिंग मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं। तो आल्दी फार्मास्यूटिकल ग्लास कंटेनर ग्लास रिलीज एल्कलाई टू डिफरेंट एक्सटेंट व्हिच मे बी डिलीटरियस, मतलब क्या ना कि जो हमारे ग्लास कंटेनर होते हैं वो क्या होता है, एल्कलाई होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ उसमें एल्कलाई मटेरियल निकलते रहेंगे और हमारे प्रोडक्ट को डैमेज करते रहेंगे। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना जरूरी है। पहला आता है पाउडर्ड ग्लास एंड क्रश्ड ग्लास टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप ग्लास लेते हैं, उसको क्रश्ड कर देते हैं। क्रश्ड करने का मतलब क्या करते हैं, क्रश्ड करते हैं, क्रश्ड करने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, जैसे प्रोसीजर आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कंटेनर लेते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में मतलब क्रश्ड कर देते हैं एकदम छोटे छोटे ग्रेन्स में। उसके बाद क्या करते हैं, अबाउट 10 ग्राम लेते हैं उसमें से और ग्रेन्स को, उसके बाद 40 में साइज से क्या करते हैं, उसको पास कराते हैं। 40 में साइज से प्रांत जो पास हो गए उसको आप कलेक्ट कर लेते हैं, जो पास में उसको आप फेंक देते हैं। तो जो आपने मिला, जो आपको 40 में साइज पे रिटेन ग्रेन्स हुआ, उसको ट्रीट करेंगे एसीटोन से कि जिसमें जो भी उसमें पाउडर ड्रग हो या इससे मतलब कोई भी ऐसी अनवांटेड चीजें हैं वो धुल के बाहर चली जाए। टू रिमूव द अधेयरिंग पाउडर ऑफ द मटेरियल, मतलब जो पाउडर उसके ऊपर अधेयर होंगे उसको रिमूव आउट कर दें। ऐड 50 ml एंड प्लस 10 ग्लास, मतलब क्या कहते हैं उसमें वाटर, मतलब 10 ग्राम उसको ग्लास के ग्रेन्स को लेंगे, उसमें क्या करेंगे 50 ml वाटर मिलाएंगे। उसके बाद 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए स्टेरिलाइजेशन के लिए रख देंगे। द स्टेट सोल्यूशन, अब क्या मिल जाएगा आपको, एक सोल्यूशन मिल जाएगा। सॉफ्ट एंड डिकेंटेड एंड द ग्लास ग्रेन आर वाश्ड। उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एल्कलाई व्हिच प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो उसके अंदर एल्कलाई होगा उसको हम क्या करेंगे 0.2 नॉर्मल H2SO4 से यूजिंग ऑफ द मेथाइल इंडिकेटर, उससे हम क्या करेंगे उसको टाइट्रेट करेंगे। तो आपको जितने भी उसका इंड पॉइंट होगा उसके हिसाब से आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर उसका मतलब मेन वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपका कंटेनर सही नहीं है। ये इसके मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। इसमें आपका दूसरा मेथड आता है जो जिसमें करते हैं होल कंटेनर टेस्ट। तो उसमें क्या करते हैं, ईच कंटेनर राइंड विद वाटर ट्वाइस, मतलब क्या कहते हैं कि जो कंटेनर होता है उसको हम वाटर से धुलते हैं 2-3 बार और उसको फिर कहते हैं रूम टेम्परेचर पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड वाटर। मतलब देखिए ये आपका ग्लास कंटेनर है, इसमें आपने वाटर रख दिया। अब इस वाटर को आप क्या करेंगे 2-3 बार इसमें बढ़िया आराम से राइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो इसके अंदर वाटर होगा, वाटर इसके अंदर जो एल्कलाई मीटर होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा। अब जिसके साथ रिएक्शन करेंगे तो जिसमें एल्कलाई मीटर होगा ये वाटर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी एल्कलाई मीटर को हम क्या कर देंगे सिंपली क्या कर देंगे हम एल्यूमिनियम, मतलब क्या करेंगे सिंपली इसका क्या करेंगे हम टाइट्रेशन कर देंगे। किससे टाइट्रेशन करेंगे 0.01 मोलर HCl से विद यूजिंग ऑफ द मेथाइल रेड इंडिकेटर। अब जब उसका हम क्या कर देंगे फाइनली वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद ब्लैंक टाइट्रेशन और उससे मतलब दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका निकल आएगा मीन वैल्यू निकल आएगा। जब मीन वैल्यू निकल आएगा तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना सही है कितना सही नहीं है, जो आपका ग्लास है वो सही है या नहीं सही है, उसमें ज़्यादा एल्कलाई तो नहीं प्रेजेंट है। तो इसके हिसाब से आप वहाँ पे निकाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।